एडविन क्रॉफर्ड रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा था कि अचानक एक सफेद बालों वाली लड़की आसमान से गिरकर सीधे उसकी बाहों में आ गिरी। पूरी तरह खोई हुई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। लड़की जल्दी से उसकी पकड़ से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन एडविन उसे जाने नहीं दे रहा था। उसने मुश्किल से एक पत्नी ढूंढी थी, और अगर वो भागने की कोशिश करे तो। ये सुनकर लड़की और भी सन्न रह गई और उसे ऐसे घूरने लगी जैसे उसके सिर पर 3 सिर उगाए हों। वो तो बस कुछ सेकंड पहले बस में आराम से बैठी थी। फिर अचानक, कहीं नहीं, अचानक तेज दर्द हुआ और सब कुछ धुंधला हो गया। इधर उधर देखते हुए उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये रेगिस्तान उसके सामने कैसे आ गया। सबसे पहले उसने सीधा उस लड़के से पूछा, यार तुम कौन हो और मैं यहाँ आखिर कहाँ पहुँच गई हूँ। एडविन मुस्कुराया और खुद का परिचय देते हुए बोला कि वो पूरे वेस्ट का मालिक है। उसका नाम सुनते ही उसके दिमाग में एकदम चमक सी दौड़ी। वो पागल खलनायक जो उसने किसी एडल्ट नॉवल में पढ़ा था, एक सन की हत्यारा जिसकी एक अलग ही बदनामी थी। लोग उसे ऐसे ही कहते थे। ड्रैगन था, और वो अपने सामने आने वाले हर किसी को मार डालता था। खासकर सफेद बाल वालों को पकड़ने और उन्हें सताने का जुनून रखता था। सफेद बाल आमतौर पर बुजुर्गों के होते थे, लेकिन कहानी की मुख्य किरदार लिलियन के बाल सफेद थे, एक श्रापित बीमारी की वजह से। एडविन ने उसे पकड़ लिया था। वो उसे सताता रहा, लेकिन फिर अचानक उससे दिल लग गया और कहानी खत्म हुई कि लिलियन प्रिंस की बाहों में मर गई, वही मुख्य हीरो जिसने उसे बचाया था। इस बीच लड़की घबराई हुई थी। आखिर वो कैसे इस आदमी की बाहों में आ गई। उसी वक्त एडविन ने अपने सैनिकों को आखिरी दुश्मनों को खत्म करने के लिए चिल्लाकर आदेश दिए। उसने एक तरफ नजर डाली तो उसने देखा कि लोग बंधे हुए थे। उनकी लाल लाल जलती हुई आंखें पूरी तरह उससे जुड़ी थीं। वह डर के मारे तुरंत एडविन के कंधे की तरफ मुड़ गई, जिसे देखकर एडविन को लगा कि उसकी दुल्हन का दिल कितना नरम है। लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता था, इसलिए उसने बाल से तलवार देने को कहा। एक हाथ में भारी दोहाती तलवार पकड़ते हुए वह दुश्मनों की तरफ बढ़ा। अपने एक हाथ में डर गई और पागल जैसी हालत में दुल्हन को थामे हुए, तलवार घुमाते हुए उसके कंधे पर देखते ही उसे अचानक पता चला कि उसके भी सफेद बाल हैं। उसी वक्त एडविन ने अपनी तलवार से तेज वार किया और लड़की ने खून को हर तरफ छिटकते देखा। उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा, तो हीरो ने सोचा कि उसकी भी पेट कमजोर है। खैर, मुख्य काम तो हो गया था। अब घर जाने का वक्त था। एडविन घोड़े पर चढ़ा और दुल्हन उसके सामने थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने इतना बड़ा गड़बड़ कहाँ कर दिया। बस एक रोमांस उपन्यास में आ जाना ही काफी था, लेकिन वह भी सफेद बाल थे। थोड़ी देर बाद वे क्रॉफर्ड जुग के पास पहुंचे और उसके भव्य महल की ओर बढ़े। दरवाजे पर एक सूट पहने आदमी ने शांति से लॉर्ड का स्वागत किया। नायिका ने उसे तुरंत पहचान लिया कि यही एडविन का विश्वास पात्र सेथ मिलियन है। उपन्यास में केवल वही ड्यूक का स्वागत करता और उसे साथ देता था। जब एडविन बुरा मूड में होता है तो वह किसी को मार भी सकता है, इसलिए उनके बीच पहले से एक समझौता था। सेथ ने लड़की को शांत नजरों से देखा। यह जानने की जिज्ञासा थी कि वह कौन है। ड्यूक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और खुशी से घोषणा की कि वह लंबे समय से प्रतीक्षित थी। देवताओं का उपहार, उसकी दुल्हन। नौकर के डराने वाली नजरों से घबराकर लड़की कांपते हुए एडविन की पीठ के पीछे छिप गई। उसे अपनी बाहों में उठाते हुए नायक ने साफ कर दिया कि नायिका का दिल नर्म और पेट नाजुक था, इसलिए उसे सावधानी से संभालना चाहिए। कुछ मिनट बाद वे दोनों पार्लर में अकेले थे और उसकी गोद में बैठी लड़की माफी मांगने लगी। वह उम्मीद करती थी कि ड्यूक नरमी दिखाएगा और उसे नीचे उतार देगा, लेकिन उसने ऐसा करने का इरादा नहीं रखा था। उसे ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। सुनकर वो भागने की कोशिश नहीं करेगी, उसने हंसते हुए उसका नाक छुड़ाया। हीरोइन ने जोर से चिल्लाया और वो थोड़ा मायूस हो गया। क्या वो सच में इतना डरावना था? वो उसे समझाना चाहती थी कि ये बस एक झटका था, लेकिन तभी उसने पहली बार उसका नाम लेकर बुलाने की गुजारिश सुनी। साथ ही वो आखिरकार जानना चाहता था कि उसकी दुल्हन का नाम क्या है। हालांकि उसे इस शरीर के पिछले जीवन की कोई याद नहीं थी और वो खुद भी नहीं जानती थी कि वह कौन है। साथ ही वह यह सच सामने लाना नहीं चाहती थी। उसका असली नाम असली दुनिया से था। एडविन का पूरा व्यवहार बेचैनी से भरा था, और जब उसने काफी तनाव बना लिया तो उसने कबूल किया कि उसे अपना नाम नहीं पता था, और न ही ये कि वह आसमान से उसके पास क्यों आई। उसका ठोड़ी पर उंगलियां फेरते हुए और ध्यान से उसकी आंखों में देखते हुए हीरो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या देवताओं ने सच में उसे कोई परीक्षा दी है। लेकिन उसकी रूबी जैसी आंखें और बर्फ जैसी सफेद बाल साफ तौर पर एक सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे। वह उसकी दुल्हन थी। हाँ,
उसकी भूल भुलैया ने उसे उलझन में डाल दिया था, लेकिन उसने सोचा इससे सब कुछ और मजेदार हो जाएगा। अब एडविन उसके दिमाग में सिर्फ खुद को भर सकता था, और यही वजह थी कि उसने फिर से चिल्लाया। उसके बाद उसने फैसला किया कि जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आती, उसे एक नाम दे देगा। उसने कुछ मिनट सोचा और अपनी दुल्हन का नाम एंजेलिना रखने का निश्चय किया। उसे उम्मीद थी कि उसकी परी और भगवान का दिया हुआ तोहफा इस नाम को पसंद करेगा, जो हीरोइन को और भी ज्यादा ठिठका गया। अगर एडविन के कब्जे में कोई आ जाता तो वह कभी छोड़ता नहीं। उसकी बंदी से बचने का एक ही तरीका था, मौत। उपन्यास के मुताबिक उसके बंदियों को अनगिनत यातनाएं सहनी पड़ती थी। असहनीय दर्द में फंसे हुए वे बस जल्दी मौत की भीख मांग सकते थे। एंजेलिना डर गई थी कि कहीं उसकी भी ऐसी ही हालत न हो जाए। वहीं हीरो को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी दुल्हन इतना क्यों परेशान हो रही है। ये बात साफ कर लेते हैं, उसने उपन्यास में कभी अपहृत सुनहरे बालों वाली लड़कियों को अपनी दुल्हन नहीं कहा। तो एंजेलिना ने हिम्मत जुटाई और पता लगाने का फैसला किया कि वो अकेली क्यों है। पता चला कि एडविन को एक ज्योतिषी ने बताया था कि उसकी जिंदगी जल्दी खत्म हो जाएगी जब तक उसने आसमान से गिरी हुई लड़की से शादी न की हो। अश्शूरिया साम्राज्य में ड्रैकुला की भविष्यवाणियां कुलीनों और राज परिवार के लिए होती थीं, लेकिन उपन्यास में सिर्फ राजकुमार को ही एक भविष्यवाणी मिली थी। ड्यूक इस बात पर बहुत समय तक सोचता रहा और आखिरकार उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद देवता बस उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो उसने भी बदला लेने की ठानी और खुद जाकर हर उस पुजारी को मार डाला जिसने वो भविष्यवाणी दी थी। एंजेलिना डर के मारे कांप रही थी, जबकि एडविन याद करता है कि कैसे वह सचमुच आसमान से आकर उस भविष्यवाणी के मुताबिक सही वक्त पर गिरी थी। जब उसे पता चला कि वह जूल परिवार को देखकर एंजेलिना चौंक कर लगभग बेहोश हो गई। उसने फिर से चिल्लाया, यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन ड्यूक को पता था कि सिर्फ एक ही नस्ल के बाल इतने फिके हो सकते हैं। दूसरा सुराग उसकी आंखें थीं, जो कीमती रत्नों की तरह चमक रही थीं, हर रंग में रोशनी को तोड़ती हुई। उसे ये बेहद खूबसूरत लगी, लेकिन हीरोइन इतनी घबराई हुई थी कि उसे फर्क नहीं पड़ा। जूल कबीला असल में इंसान थे जिनमें परियों का खून था, और ये क्रॉफोर्ड रेगिस्तान में छिपे हुए थे। एक भविष्यवक्ता ने उन्हें साम्राज्य के विनाशक कहा था, इसलिए सम्राट ने उनके पूरे कबीले को मिटाने का आदेश दिया। उसे ये सब होने वाला कभी पता नहीं चला। उनकी मौत के बाद जो शाप आया था, या कैसे अगले हादसे से राक्षस पैदा हो जाएंगे। मगर सम्राट खुद नरसंहार को हरी झंडी दिखा देता, तो उसकी गुप्त पक्षी सेना एंजेलिना पर हमला कर देती जैसे ही उसे देखती। एडविन जड़ हो गया जब उसने उसे भूत की तरह पीली देखा। आखिर उसकी नरम दिल वाली मंगेतर को क्या डर लगा रहा था। उसके घबराने के बाद उसकी आंखें ठंडी और आग सी जलने लगी। कौन हिम्मत करता है उसकी चीज को छूने की। उसे कुछ डरने की जरूरत नहीं थी, बस उसे उसके साथ चिपके रहना था और खुद से कहती रहना था कि वह उसे ज्यादा डरा नहीं रहा है, वो तो पहले से ही थी। एंजेलिना ने सख्ती से सिर हिलाया। उसकी कीमती दुल्हन की आंखों में जो डर था, एडविन उसे अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। फिर उसने सेठ से कहा कि छुरा और सगाई के कागजात ले आए। उसे तो पूरा विवाह वचन लेना पसंद आता, लेकिन अभी के लिए उसने सोचा कम बोलना ही बेहतर है। उसकी दिमाग को ज्यादा हिला डुलाना नहीं चाहता था। हीरोइन ने साफ कहा कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं कि वो आसमान से क्यों गिरी या अपनी यादें क्यों खो बैठी। तो हाँ, डरना उसके लिए बिल्कुल जायज था। उसे खुश करने के लिए एडविन ने साफ कर दिया कि क्या है। हर सेकंड उसके साथ ऐसा ही होता रहता था। शब्द उसके शरीर में बिजली की तरह दौड़ गए, क्योंकि यही तो असली समस्या थी। थोड़ी देर बाद नौकर ने सब कुछ तैयार किया और पूछा कि क्या मालिक सच में इसे अंजाम देने वाला है। ड्यूक को पता था कि उसकी दुल्हन घबराई हुई है, और वह उसे दिखाना चाहता था कि आपसे उसे अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देगा। खंजर उठाते हुए उसने साफ कहा कि यह सिर्फ उसके लिए है। वह ब्लेड अपनी उंगली पर लेकर एंजेलिना से कहा कि अगर वह चाहती है तो अपनी आंखें बंद कर ले। उसने संभाला नहीं जा सका। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, सोचते हुए कि उन्हें पहले से बता देना चाहिए था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो एडविन की खून से लथपथ उंगली उसके सामने थी। वह मुस्कुरा रहा था और उंगली को उसके होंठों पर रख रहा था। वह आखिरकार उसका खून पी गई, और हीरो ने उसे चॉकलेट बार फेंका जिसे वह चबाने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने और लिलियन ने जब अपने जज्बात जताए थे तो उन्होंने उसे भी ऐसा करने को कहा था। ड्यूक कुछ सेकंड तक उसे बास की तरह घूरता रहा, कुछ होने का इंतजार करते हुए। उसे खुशी हुई कि वह ठीक है, और एंजेलिना बुरी तरह उलझन में थी। जैसे ये क्या हो रहा है समस्या। फिर से चाकू पकड़ते हुए एडविन मुस्कुराया। इस बार बारी उसकी थी। हीरोइन घबराकर सोफे के पीछे छिप गई, चिल्लाते हुए बोली, तुमने कहा था कि यह खंजर सिर्फ तुम्हारे लिए है। हीरो ने सोचा कि उसे भागना ठीक नहीं होगा,
आखिरकार वह अपनी दुल्हन का ख्याल अच्छे से रखेगा। वह पूरी तरह से ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह सुरक्षित और खुश रहे, बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर। एंजेलिना ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एडविन काम में लग गया। उसने डर के मारे तेज चिल्लाहट की, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ उसने बस उसकी उंगली की नोक को हल्का सा छेड़ा था और उसने उसे अपने मुंह तक लाया। एक पल बाद उसका अंगूठा उसके जीभ को छू गया और वह जोर से शर्माते हुए अचानक अपना हाथ चटक लिया। अपने अंगूठे को कपड़े पर पोंछते हुए एंजेलिना ने सोचा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। पता चला कि उन्होंने अभी एक खून का सौदा कर लिया था और सिर्फ नाम सुनते ही लड़की डर गई। ड्यूक ने कहा कि खंजर जादू से शापित था। अब उनके शरीर और आत्मा एक दूसरे से जुड़ गए थे। वे एक दूसरे की जगह पता लगा सकते थे और अगर कोई घायल हुआ तो उसे महसूस कर सकते थे। एडविन था अपनी दुल्हन की कभी भी रक्षा करने का मौका पाकर वह बहुत खुश था, जबकि वह अपनी पुरानी जिंदगी में खोई हुई थी। अब बस कागजों पर हस्ताक्षर करना था और मामला खत्म। एंजेलिना को पता था कि भागना बेकार है, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वह कॉन्ट्रैक्ट तक पढ़ नहीं सकती। ये सब एक ऐसी भाषा में था जिसे वह नहीं जानती थी, लेकिन शायद किस्मत ने उसका साथ दिया, क्योंकि वह पन्ने पर लिखे शब्दों को जैसे पढ़ ही रही हो। हार मानते हुए उसने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और उसे वापस अपने दूल्हे को थमा दिया, जो कि खुशी से उड़ती हुई। फिर उसने उसे अपनी नई कमरों में ले जाकर छोड़ दिया, जो बहुत आलीशान, गरम और उसके स्वाद के हिसाब से बहुत ज्यादा भव्य थे। लेकिन बात यह थी कि अब वे पड़ोसी कमरों में फंस गए थे और उसे पूरा यकीन था कि ड्यूक उसकी हर चाल पर नजर रखेगा। इस बीच एडविन माफी मांग रहा था, क्योंकि उसने उनकी मुलाकात इतनी अचानक होने की उम्मीद नहीं की थी और इसके लिए वह तैयार नहीं था। एंजेलिन ने सोचा कि यहाँ उसे जो चाहिए सब कुछ है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। हीरो उसकी बातों से उलझन में था और उसने सोचा कि अगर उसे जरूरत पड़ी तो कुछ भी चाहिए हो बस कह देना। उसी वक्त हेडमेड सारा आ गई। खुद जाकर ये देखना चाहती थी कि लेडी एंजेलिन आराम से है या नहीं। उसके तुरंत बाद नौकरानी जेनी आई, जो आने वाली डचेस की पर्सनल अटेंडेंट बनने वाली थी। वह फर्श से उठकर नौकरों का अभिवादन करना चाहती थी, लेकिन ड्यूक ने फैसला किया कि दुल्हन उनके बाहों में ही ऐसा कर सकती है। आखिरकार कोई भी उसकी आलोचना करने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही वह ऐसे आराम से लेटी हुई हो। ये बात समझते हुए एंजेलिन खुश मिजाज होकर नौकरानियों को नमस्ते कहा, उम्मीद करते हुए कि वे उसकी देखभाल करेंगी। एडविन ने सोचा कि उसे शिष्टाचार सीखना चाहिए। आखिरकार एक डचेस ऐसे सीधे नौकरों से बात नहीं कर सकती। उसने बहस करने का मन बनाया। आखिरकार उसे आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई उपाधि नहीं मिली थी और वह कभी असली कुलीन नहीं थी। नायक उसके शब्दों पर गुस्सा हो गया। किसे हिम्मत हुई उसकी चुनी हुई को तुच्छ समझने की। नौकरों के चेहरे पीले होते देख एंजेलिन ने जल्दी से साफ किया कि ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ और ड्यूक हमेशा सही था उसके साथ। वैसे भी वह चाहता था कि वह ज्यादा सोचना बंद करे और याद रखे, अब वह पश्चिम के मालिक की मंगेतर है। तब तक उसे लगता था कि सिर्फ उसकी लगातार मुस्कान ही उसे डरा नहीं सकती, लेकिन अब वो मुस्कुराहट भी खाली लगने लगी थी। कुछ मिनट बाद वह अपने कमरे में अकेली और थकी हुई बिस्तर पर गिर पड़ी। हीरो चला गया, बाद में उसे डिनर पर ले जाने का प्लान बनाते हुए, और लड़की ने एक बड़ी राहत की सांस ली। अचानक जेनी की आवाज गूंज उठी। वह यहाँ मैडम के लिए नहाने का इंतजाम करने आई थी और एंजेलिना चौंक उठी। हवा में कुछ अजीब सा माहौल था। पहली बार यहाँ आने की वजह से उसे इस तरह से ट्रीट किए जाने की आदत नहीं थी, इसलिए वह अनमना होकर सिर हिला दी। इतना कुछ हो गया था कि वह सब कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। अब उसे क्या करना चाहिए था? सबसे पहले अपना चेहरा चेक करने का फैसला किया। बिस्तर से उठकर वह शीशे की तरफ चली गई। अपनी परछाई को देखते हुए चमकीले सफेद बाल और मणिमय आंखें देखकर उसे एहसास हुआ कि वह वाकई में एक जूली थी। बाद में उसे याद आया कि उपन्यास में एडविन सफेद बालों पर पूरी तरह से फिदा था, क्योंकि वो जूलियस का शिकार कर रहा था। लेकिन किताब ने कभी ये नहीं बताया कि क्यों, जिससे वह पूरी तरह से उलझन में थी। एक तरफ था पागल दूल्हा और दूसरी तरफ खून की प्यास वाला सम्राट। कौन जानता था कि इस तगड़े झमेले से कैसे बचा जाए? हाँ, एडविन उसकी जान बचाना चाहता था। उसने तो उसके साथ खून का वादा भी किया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि चीजें आसान होंगी। वैसे भी आप महाराज से कोई सौदा नहीं कर सकते, लेकिन ड्यूक अलग था। आखिरकार वो उसकी भविष्यवाणी की हुई दुल्हन थी। एंजेलिना अभी भी नहीं जानती थी कि उसे क्यों चाहिए था। वो ज्वेलर्स के पास गई, लेकिन फिर भी उसके साथ रही, ये सोचकर कि इससे उसकी जिंदगी लंबी चलेगी। उसने प्लान बनाया था कि चुपचाप रहेगी, बिना किसी झंझट के, और अपने आप को किसी भी अनावश्यक खतरे से बचाएगी। थोड़ी देर बाद
वो अपने पर्सनल मेड की निगरानी में एक गर्म पानी से भरे बाथ में चली गई। गर्म पानी ने उसे जल्दी आराम दिया और हीरोइन ने जोरदार लंबी जंबाई ली, ये सोचकर कि वो पूरी तरह थक गई है। जेनिफर ने पहले पूछा, फिर अपने हाथों की मालिश करने लगी और एंजेलिना ने उस सुखद एहसास में खुद को डुबा लिया। अचानक मेड सोचा कि वो अंगूठी जो उसकी तर्जनी पर थी, उसके साथ वे क्या करेंगे। उसे घूरते हुए उलझन में पड़ गई। नायिका को बिल्कुल पता नहीं था कि ये अंगूठी कहाँ से आई है या क्या ये इस शरीर के पिछले मालिक की थी भी या नहीं। अचानक उसने अंगूठी के अंदर कोई नसीब दिखा, जिसे पढ़ने की कोशिश की। उसकी हैरानी की बात यह थी कि अक्षर समझ में नहीं आए और जेनिफर को वो भाषा भी पता नहीं थी। अंगूठी खुद ही किसी तरह की डरावनी लग रही थी और उस नसीब ने तो उसकी भयानकता और बढ़ा दी। शायद इस शरीर के पिछले मालिक के साथ कुछ बुरा हुआ था और एंजेलिना समझ नहीं आ रहा था कि वह आकाश से क्यों गिरी थी। कोई ठोस वजह नहीं मिली। वापस कमरे में नायिका बिस्तर पर गिर पड़ी, पूरी तरह थकी हुई। खुद को कंबल में लपेटते हुए उसने सोचा कि अभी बस जिंदा रहना ही सबसे जरूरी है। वो तुरंत बेहोश हो गई। पूरी रात सोई रही और सुबह सूरज की रोशनी अपने चेहरे पर चमकती देख उठी। उसने देखा एडविन बिस्तर के पास बैठा था। उसे पता नहीं था कि उसकी होने वाली दुल्हन इतनी ज्यादा नींद की पक्की होगी। वह डर के मारे चिल्लाई और हीरो ने सोचा, यह एक खुशी से भरी चीख थी। उसे अपने पत्नी के कमरे में पति के प्रवेश करने में कुछ भी अजीब नहीं लगा। हालांकि तकनीकी तौर पर वे अभी शादीशुदा नहीं थे। एंजेलिना को यकीन नहीं हुआ, क्या वह सच में अब हर सुबह आने वाला था। जब उसने जवाब सुना तो वह पूरी तरह हैरान रह गई। एडविन अचानक गंभीर हो गया और पता लगाने का फैसला किया कि कहीं उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा। लड़की ने फिर से डर के मारे चीख मारी जब उसे एहसास हुआ कि उसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा गंदा है और उसकी सांस शायद बदबूदार है। हंसते हुए और उसके सिर पर प्यार से थपथपाते हुए ड्यूक को उसकी दुल्हन बिल्कुल प्यारी लगी। उसे उठाकर वह ठानकर उनके साझा नाश्ते की तरफ बढ़ा। बाद में जब दोनों खाने से लदे मेज पर साथ बैठे तो उसने झुककर पूछा कि वह क्या खाना चाहती है। मेज पर इतने खाने थे कि 10 लोग भी भरपेट खा सकते थे और हीरोइन जानती थी कि वह सब कुछ खाना मुमकिन नहीं था, लेकिन असल में उसे बस अपनी पसंद का ही चुनना था। मेज के दूसरी तरफ खलनायक का होना ही उसे बेचैन कर देता था। खाने की बात तो दूर की बात थी। कुछ मिनटों बाद एडविन था। उसकी आने वाली डचेस ने कितना कम खाया, यह देख वह हैरान रह गया। वह मुस्कुराई और उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे उसके पूरे समय उसे घूरते रहने के बावजूद खा पाई। इस बीच ड्यूक ने सेठ से कहा कि वह हेड शेफ को बता दे कि उसे सी फूड, मशरूम सूप और डेजर्ट अच्छे लगे। हीरोइन हैरान रह गई जब पता चला कि उसने एक भी चीज नहीं छुई और बस उसकी थाली को घूरता रहा। जब उसे सुनाई दिया कि उनका खाना खत्म हो गया है तो वह और भी उलझन में पड़ गई। उसने कुछ भी नहीं खाया था। एडविन ठिठक गया। दूसरे फिर अचानक जोर जोर से हंस पड़ा। पूरी बात उसे बहुत मजेदार लगी, लेकिन एंजेलिना नहीं चाहती थी कि वो अकेली ही खा रही हो। उसने सोचा कि चिंता करने की कोई बात नहीं। उसने याद किया कि उसका अपना नाश्ता हमेशा हल्का होता है और उसने ठाना कि मंदिर में दान बढ़ाएगा ताकि उसे ऐसी दयालु दुल्हन मिली। इसके बाद जेनी ने मालकिन को कपड़े बदलने के लिए वार्डरोब रूम में ले गई। ऑर्डर अचानक आया था और उसने सब कुछ जल्दी जल्दी खरीद लिया था, इसलिए कुछ चीजें फिट नहीं हो सकती, लेकिन बाद में हम उसे ठीक कर लेंगे। नायिका को उम्मीद थी कि वह देखेगी। कुछ कपड़े ही थे, लेकिन अचानक उसके सामने पूरा एक दुकान खुल गई। नौकरानी बहुत खुश थी कि उसने साइज सही अंदाजा लगाया था और बस आस्तीन थोड़ी सी ठीक करनी थी। फिर उसने मालकिन को कुर्सी पर बिठाया और उसके बाल संवारने लगी, फिर मेकअप करने लगी। एंजेलिना घबराई हुई बैठी थी, बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसके पास समय नहीं था सोचने या होने वाली बातों को नकारने का। वह एक पागल हत्यारे के कब्जे में थी। पहली प्राथमिकता थी अपनी जान बचाने के मौके बढ़ाना, मतलब था एडविन को मारने से रॉयल फैमिली को रोकना। असली उपन्यास की कहानी में क्राउन प्रिंस ने ही उसे मार डाला था। उसने ड्रैगन की खाल से बनी और दिव्य शक्ति से भरी सैफिरो तलवार से ही ये काम किया था। सौभाग्य से एंजेलिना को पता था कि तलवार कहाँ है। उसे एयर प्रिंस से पहले उसे पकड़ना था, वरना ना सिर्फ ड्यूक क्रॉफोर्ड की जान जाएगी बल्कि उसकी भी। तैयारी करके हीरोइन अपने हाइनेस से मिलने गई। उसने फैसला किया कि उसके कपड़े उसकी खूबसूरती के सामने कुछ नहीं थे। जब वह नए कपड़े खरीदने की बात आई तो वो जल्दी से साफ कर बैठी कि उसके पास जो कपड़े हैं वो काफी हैं। एडविन जानता था कि वो निस्वार्थ है, लेकिन बेहतर होगा कि वो इसे स्वीकार कर ले। वह इसे एक उपहार बनाना चाहता था। उसने दुल्हन को मेज पर बैठाया
और उसने देखा कि उसके सामने कुछ रहस्यमय केस रखे हुए थे। एक एक करके खोलते हुए उसने उम्मीद जताई कि इससे उसे अपनी असली पहचान याद आएगी। जावेलिस परिवार के पास परियों का खून है, जिसकी शक्ति की जड़ कीमती रत्नों में है, इसलिए एंजेलिना उनका इस्तेमाल कर सकती है। जब उसने सुना कि उसके पास यह काबिलियत है, पावर रिलीज करने की सोच के साथ उसने उम्मीद की कि वह आग उगल सकेगी। ड्यूक को यकीन नहीं था, लेकिन शायद ये हीलिंग होगी। उदास मन से उसने सोचा कि ये थोड़ा बोरिंग है, लेकिन फिर भी कुछ न होने से बेहतर है। दिक्कत ये थी कि उसे ही पता नहीं था कि जेम की पावर कैसे रिलीज करनी है, और एडविन को भी नहीं पता था। इस बीच ड्यूक उसकी फूली हुई होंठों और नाराज चेहरे पर पिघल गया। उसने इसे उसका होमवर्क बनाने का फैसला किया और इनाम में एक इच्छा पूरी करने का वादा किया। पहले तो एंजेलिना की आंखें उम्मीद से चमक उठीं, लेकिन जब उसने सुनते ही कि सगाई तोड़ना और भाग जाना मना है, वो तुरंत ही हताश हो गई। आखिरकार वो अपनी शक्तियों को जागृत नहीं कर पाई। कुछ समय बाद एडविन अचानक उसे रेगिस्तान ले गया। पता चला कि जहां वो पहुंचे थे, वहां कभी ताकतवर जावेवेली परिवार रहा करता था। वह देखना चाहता था कि क्या घर लौटने के बाद उसकी यादें वापस आएंगी। जावेवेली परिवार जहां रहता था, उस जमीन को अम्ब्रियन कहा जाता था, और ड्यूक उनके बारे में बहुत कुछ जानता था क्योंकि उसका परिवार कई पीढ़ियों से वहीं रहा था। सोचते हुए वह नजरें घुमाकर याद करने लगा कि उसने सुना था वो बचपन में अपने पिता से बहुत कुछ सीखा था। एंजेलिना को पता था कि उपन्यास में इसका जिक्र नहीं था, और सब मानते थे कि क्रॉफर्ड का पहला ड्यूक की मौत इंपीरियल परिवार से जुड़ी थी। वो उसी दानव बगावत में मरा था जो महाराज साहब ने गहने बर्बाद होने के बाद भड़का दी थी। हीरोइन को शक था कि वो ऐसे अचानक मर जाएगा, खासकर क्योंकि तब तक वे अम्ब्रिया पहुंच चुके थे। अब ये जगह किसी रेगिस्तान जैसी लग रही थी। लेकिन एडविन ने कहा कि हमेशा ऐसा नहीं था। उसने याद दिलाया कि उन्होंने रत्न जादू का इस्तेमाल किया था। ज्यादातर जादू तो केवल इलाज करने वाला था। लेकिन हीरो के पापा ने कहा कि अम्ब्रिया कभी हरी भरी जंगलों और चमचमाते झीलों से भरा था। एंजेलिना हैरान थी कि पहला ड्यूक यहाँ कभी आया था। लेकिन एडविन ने कहा कि हर परिवार के मुखिया को कम से कम एक बार यहाँ आना पड़ता है। साथ ही वह हैरान था कि उसकी दुल्हन इतनी सारी बातें क्यों पूछ रही थी। लेकिन उसने खुद को शांत रखा, जैसे कि वो बस अपनी यादों को जोड़ने की कोशिश कर रही हो। एक सड़े गले पेड़ की तरफ ले जाते हुए ड्यूक ने साफ किया कि अम्ब्रिया एक अवरोध से घिरी हुई है। बिना इजाजत के कोई अंदर नहीं आता। बाहर वालों के लिए ये जगह वो मौजूद ही नहीं था। बस उनके सामने वाला पेड़ ज्वेलरी का रक्षक था। वही उस बाधा को बनाए रखता था। उसने उसे नीचे रखा और पेड़ की ओर धक्का दिया। उसने हिचकिचाते हुए धीरे से अपना हाथ छाल पर रखा। एंजेलिना को महसूस हुआ कि इस शरीर की आत्मा उस जाति की है जिसके लिए उन्होंने रक्षा का वादा किया था। वो लोग जिनके लिए जिंदा रहना ही लड़ाई थी। सोचते हुए कि वे उसे याद रखेंगे, उसे अचानक पेड़ से एक अजीब सी धड़कन महसूस हुई। उसका हाथ एक ही पल में छाल से जुड़ गया। वह उसे अलग नहीं कर पाई। तेज दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया, जैसे हर एक कोशिका आग की तरह जल रही हो। एडविन डर के मारे जम गया। अपनी दुल्हन को पास खींच लिया, पूरी तरह से हैरान। उसने तुरंत कहा कि वह अपना हाथ पेड़ की तने से हटा ले, लेकिन जवाब में बस कुछ दर्द भरे कराने सुनाई दिए। ये समझ नहीं पा रहा था कि ये पेड़ उसकी चुनी हुई को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। तभी उसने सैनिकों की चिल्लाहट और लड़ाई की आवाजें सुनी। कौन ने उनके दल पर अचानक हमला कर दिया, और नायक जल्दी से लड़की को एक तरफ रखकर दुश्मनों से निपटने लगा। उस वक्त वह कुछ समझ नहीं पाई और सुन रही थी। कुछ भी नहीं। उसका दिल दर्द से फटने वाला था। तभी दुश्मन के एक सैनिक ने उसकी तरफ से चुपके से हमला करने की कोशिश की। एंजेलिना ने उसे आखिरी पल में देख लिया, ठीक उसी वक्त जब तलवार का किनारा उसके सिर की तरफ तना था। उसने अनजाने में जोर से चिल्लाया, एडविन का नाम पुकारा। डर के मारे आंखें बंद कर ली और मौत का सामना करने को तैयार हो गई। लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोली तो दुश्मन का बेजान शरीर उसके पास गिरा था। ड्यूक इस हिम्मत पर बहुत गुस्सा था। कैसे हुआ कि वो सोचता भी था कि जो उसका था उसे छुए। अपनी हीरोइन की तरफ झुकते हुए उसने उम्मीद जताई कि वह ठीक है और काले कौं से जल्दी निपटना चाहता था। मौत के डर से एंजेलिना सब कुछ भूल चुकी थी। अब दर्द वापस आ रहा था और वह होश में बने रहने की कोशिश कर रही थी। एडविन ने साफ कर दिया कि अगर उसने मरने की कोशिश की तो वो उसे दूसरी दुनिया में भी ढूंढ निकालेगा और मौत के लिए भीख मांगवाएगा। इस पागल बात से चौंककर वह हंस पड़ी। अजीब था कि ड्यूक की झप्पी ने उसे तुरंत सुकून दिया और पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कराया। सुरक्षित, वह खुद से कह रही थी कि शायद उसका दिमाग खराब हो रहा है। नायिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और बेहोश हो गई। जब वह आसमान से गिरी
एडविन पूरी तरह हैरान था, लेकिन साथ ही बहुत खुश भी था। एक ही चीज जो उसे परेशान कर रही थी वो था कि टाइमिंग, जगह और दिखावट पूरी तरह ओरेकल की भविष्यवाणी से मेल खा रही थी। ये पता लगाने का एक ही तरीका था कि वह जेविल है या नहीं, और वो था कि उसे अपना खून पिलाना। अगर कोई आम इंसान क्रॉफर्ड का खून पीता तो उसका पूरा शरीर दर्द से मुड़ जाता। इसलिए हीरो ने उसे ध्यान से देखा। बस इतना ही। खून का वचन पूरा होने के बाद उसे पता चला कि उसकी दुल्हन की याददाश्त चली गई है। कीमती रत्नों का कोई असर नहीं हुआ। अपने स्टडी में बैठे नौकरों से घिरे ड्यूक को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। फिर सेठ ने सोचा, क्यों न उसे अम्ब्रिया ले जाया जाए। ठीक उसी वक्त एडविन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि शायद किसी परिचित जगह पर परेशानी का सामना करने से उसकी याद लौट आएगी। फिर उसने कौवों को हमला करने के लिए उकसाया। वे उसकी ताकत या उसकी सेना से मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। वह पागलों की तरह तैयारी करने लगा, सोचते हुए कि वह कर सकता है। उसकी रक्षा करना चाहता था, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। लड़ाई के बीच में बारल उसकी तरफ तेजी से दौड़ा, उसे शांत करने की कोशिश करता हुआ। उसने उसकी बात मान ली। हीरो नहीं चाहता था कि एंजेलिना उसे ऐसे देखे। जब उसने पीछे मुड़ा तो उसकी सबसे बड़ी डर सच साबित हुई। वो पेड़ के सामने रेत पर पड़ी थी। वह दौड़ता हुआ उसके पास गया, उसके हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसका नाम पुकारते हुए जागने के लिए विनती करने लगा। कम से कम उसे पता था कि वो जिंदा है, क्योंकि रक्तवचन अभी भी सक्रिय था। बुरिल से सुनकर उसे पता चला कि उन्होंने कौवों को निपटा दिया है। एडविन को उम्मीद थी कि कोई भी बचकर नहीं निकला होगा। उसकी दुल्हन तो एक रहस्य ही रहनी थी। महल वापस पहुंचते ही उसने उसे तुरंत डॉक्टर के हवाले कर दिया, सख्ती से मना करते हुए कि कोई भी जानकारी बाहर न फैले। इलाज के बाद हीरो हर वक्त उसके साथ रहा। सेठ सोच रहा था कि क्या उसे आराम करने का ख्याल भी आता है। अपनी दुल्हन को बाहों में लेकर बिस्तर पर बैठे हुए एडविन ने फैसला किया कि वह आराम ठीक ही कर रहा है, भले ही उसने एक भी और खाना नहीं खाया हो। कौवे संभाल लिए गए थे, एंजेलिना सुरक्षित थी, लेकिन ड्यूक का गुस्सा कहीं जाने वाला नहीं था। उसने ठाना था कि उस लड़की को अपने हाथों से नहीं जाने देगा, वरना अपना दिमाग खो बैठेगा। अपने बेवकूफाना प्लान के लिए मन ही मन माफी मांगते हुए वह उम्मीद कर रहा था कि वह जल्दी जागेगी। इसी बीच एक अकेला कफन ओढ़े यात्री अम्ब्रिया के पवित्र पेड़ के पास आया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने बहुत इंतजार किया था, लेकिन अब समय आ गया था। अपनी हथेली पेड़ की तना पर रखकर अचानक उसने एक तेज रोशनी को खुद पर छा जाता देखा। इसी वक्त रेवन कप्तान कासन राजकुमार के कक्ष में एक और असफलता की रिपोर्ट लेकर पहुंचा। उत्तराधिकारी को उम्मीद थी कि कम से कम कुछ सैनिक बचे होंगे, लेकिन कप्तान बस चुपचाप नीचे देखकर कुछ नहीं बोला। गहरी सांस लेते हुए युवराज को याद आया कि उसने खुद कासन को रेवन कमांडर की भूमिका के लिए चुना था, इसलिए वो उम्मीद करता था कि कप्तान उसे फिर से निराश नहीं करेगा। अपना सिर नीचा करते हुए और कासन को जरूर ढूंढने का वादा करते हुए वह एक पल में युवराज की नजरों से गायब हो गया, सोचते हुए कि उसके पिता फिर से शिकायत करेंगे। युवराज को समझ नहीं आया कि बूढ़ा आदमी उन्हें क्यों हटाने की जरूरत समझता है। जेवेली की बात है, तब तक पूरा मामला साफ नहीं होगा जब तक ड्यूक क्रॉफर्ड मर नहीं जाता। वही सबसे जरूरी है। जेवेली जाति पूरी तरह खत्म हो गई थी, तो फिर ये बंदा अभी तक जिंदा क्यों है, जबकि उसे अपने पापा के साथ मर जाना था। ऊपर से एडविन ने परिवार की शक्तियां विरासत में पाई हैं, तो जब तक क्रॉफर्ड्स मौजूद हैं, सम्राट पूरी तरह काबू नहीं पा सकता। असीरी साम्राज्य पूरी ताकत पर चलता था, सिवाय राजधानी इलाकों के, जो शाही परिवार के अधीन थे। ड्यूक पैटर्न पूर्व पर राज करता था और पश्चिम ड्यूक क्रॉफर्ड के कब्जे में था। ड्यूक श्विनी के पास दक्षिण था और उत्तर आर्चड्यूक हेजन के कब्जे में था। इन सब में ड्यूक क्रॉफर्ड की सेना सबसे ताकतवर थी, जो पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखती थी। एडविन की खुद की ताकत को छोड़ भी उसकी सेना सम्राटों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। क्राउन प्रिंस जानता था कि अगर ये लोग सम्राट परिवार के प्रति वफादार रहे तो इससे बेहतर कोई रक्षा नहीं हो सकती। चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन साथ ही वारिस असीरी को अपना समझता था। इसे किसी के साथ साझा करने का सवाल ही नहीं था। अगली सुबह हीरोइन के सामने बैठा एडविन अचानक उसकी आंखें खुलती देख हैरान रह गया। वह हमेशा की तरह डर के मारे चिल्लाई। हीरो बस खुश था कि वह जाग गई, वरना उसका धैर्य टूट जाता। एंजेलिना पूरी तरह से खोई हुई थी और वह सोचने लगा कि क्या सच में उसे कुछ याद नहीं आ रहा। जब उसे पता चला कि शायद कल दर्द बहुत ज्यादा था, तो वह अचानक याद करने लगी कि कैसे दर्द से बेहोश हो गई थी। उसका पूरा शरीर कांप उठा और हीरो तुरंत अपनी दुल्हन को करीब खींचकर उसे सांत्वना देने लगा, रोते हुए। अपनी आंखें उसके सीने से चिपका कर
उसे पूरी तरह यकीन था कि वह मरने वाली है। कुछ सेकंड बाद उसने ये जानना चाहा कि वो संरक्षक पेड़ सच में मरा हुआ है या नहीं। पता चला कि वो सच में मर चुका था और बहुत वक्त से था, लेकिन नायिका को लगा था कि वो जिंदा है, जैसे वो उसे जाने नहीं देगा। और वो तेज दर्द एक दिल की धड़कन की तरह लग रहा था। मुस्कुराते हुए एडविन ने सोचा कि उसकी दुल्हन वाकई कुछ खास है, यहाँ तक कि मरे हुए पेड़ भी उसके पास लालची हो जाते हैं। उसने खुद इस बात की तहकीकात करने का मन बनाया। तभी एंजेलिना को जिज्ञासा हुई, वे कौन थे जो लोग उसे मारना चाहते थे? उसके मुताबिक वे थे क्रोस, एक लाल आंखों वाला गुप्त शाही संगठन जिसे सिर्फ क्राउन प्रिंस ही नियंत्रित करता था। ये संगठन 15 साल पहले जीए के उत्पीड़न के दौरान बना था और सभी काम प्रिंस के आदेश पर चलता था। इनके बारे में सब कुछ रहस्य में लिपटा हुआ था। एक बात तय थी, वे अभी भी जेवी के निशान ढूंढ रहे थे। डर से कांपती हुई एंजेलिना को एहसास हुआ कि वे निश्चित रूप से उसके होने के बारे में जानते थे, बस ये सोचते ही कि वे उसे ढूंढ निकालेंगे और पकड़ लेंगे। उसकी नजर धुंधली हो गई। उसे ऐसे गिरे हुए देखकर यही वजह थी कि ड्यूक ने कुछ कहने से इनकार कर दिया था। उसे यहाँ कुछ डरने की जरूरत नहीं थी। वो कौवे कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। लड़की को फिर से वो अजीब सी भावना महसूस हुई, वो जिसे वो खुद स्वीकार नहीं कर पा रही थी। ये बहुत परेशान करने वाली बात थी। जब उसका हाथ हिल भी नहीं पा रहा था, तब भी दर्द असहनीय था और दुश्मन की तलवार सीधे उसके ऊपर तानी हुई थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी, एडविन। अपनी आंखें कसकर बंद करके और सिर झुकाकर उसे भय के साथ एहसास हुआ कि उसे पूरा समय बिताना होगा। उस पागल के साथ बस जिंदा रहने के लिए वक्त बिताना पड़ा। दोनों बाहों में उसे पकड़ते हुए ड्यूक ने सोचा कि उसकी दुल्हन ने बहुत ज्यादा बोझ उठा लिया है। बाद में हीरोइन ने उन कीमती पत्थरों की ताकत को खोलने का तरीका सोचने लगी। उसने गहरी सांस भरी, जानती थी कि उसे ये जल्दी से जल्दी करना होगा, लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई थी। जेनी ने देखा कि उसकी मालकिन हाल ही में बहुत सांसें ले रही है और उसने तय किया कि ऐसे नहीं चल सकता। इसलिए उसने भावी डचेस को बगीचे में थोड़ी सैर पर ले जाने का फैसला किया। वे एक मंडप पर पहुंचे जो एक शानदार नजारे पर था। खिलते हुए गेंदा के फूलों का एक ऐसा शानदार मैदान था कि देखने में मन मोह लेने वाला था। अपनी मालकिन के लिए कुछ अच्छा पीने को बनाने की सोचते हुए नौकरानी ने पूछा कि क्या उन्हें कोई पसंदीदा चाय या मिठाई है। जब वह चली गई तो एंजेलिना कुछ फूल तोड़ना चाहती थी, लेकिन बागवान अचानक उनके लिए फूलों का एक पूरा टोकरी लेकर आ गया। ट्रे लेकर वापस आई जेन्नी इतने सारे फूल देखकर सच में दंग रह गई। उसने सोचा कि इन्हें छांट कर रख दे ताकि उसकी मालकिन ताजी हवा में चाय का आनंद ले सके। उसने उस पर थोड़ी व्हिप्ड क्रीम लगाई, एक कौर लिया और उसे शुद्ध आनंद महसूस हुआ। शांति का माहौल तब टूट गया जब ड्यूक की आवाज गूंजी, जो आखिरकार अपनी दुल्हन को पाकर खुश था। उसका खुशमिजाज चेहरा देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसे ये जाना था कि जब वह नहीं था तो उसे इतनी खुशी किसने दी। जब वो उसके साथ होती उसने कभी इतना प्रेरित नहीं दिखा था और ये उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसने देखा कि उसके प्लेट में रखे टार्ट्स टेढ़े मेढ़े थे और वह फट पड़ा। ये कौन था जिसने मेरी दुल्हन को ऐसा कचरा परोसना सही समझा? जेनी ठिठक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने जल्दी से समझाया, ये टार्ट्स ऐसे ही दिखने वाले हैं। सच में। उसने एक पर क्रीम और स्ट्रॉबेरी जैम लगाकर उसे उसके हाथ में दे दिया। ये तो कमाल है, उसने कहा। एडविन ने धीरे धीरे उसे उसके हाथ से काटा और उसकी आंखें मिल गईं। उसे यकीन था कि ऐसा खराब नहीं हो सकता। एडविन जोर से हंस पड़ा, सिर पकड़ते हुए। एंजेलिना का दिल धक से रह गया। क्या टार्ट्स में जहर था? उसने उसकी नाक चुटकी। तुम तो क्यूट हो, उसने हैरानी से कहा। उसकी नजर ने उसे घबराया हुआ कर दिया। पास में रखे फूलों के टोकरे को देखकर उसे समझ आया कि उसे ये पसंद है। उन्होंने कहा कि वो सारे पौधे पूरे बगीचे में लगा देगा। एंजेलिना को इसकी कोई जरूरत नहीं लगी। उसे तो सारी फूल पसंद थे। उनके बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसने सोचा शायद वो मूड हल्का करने के लिए फूलों का ताज बनाना चाहता है। वो उत्साह से भरा हुआ टोकरी उसे दे दिया। अब मेरे लिए एक बना दो। उसकी आवाज में कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो हाँ कहेगा, इसलिए उसने एक के बाद एक ताज बनाना शुरू कर दिया, पूरी मेहनत से, ताकि वे सही बने और उसकी नाराजगी से बचा जा सके। उसने करीब 10 गहनों को देखकर पता नहीं था कि वह उसे कौन सा देना चाहती है। जब उसने सुना कि वो सारे उसके लिए हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने साफ कहा कि वो अपनी मंगेतर से कोई भी लेगा। एक टोपी सिर पर रखते हुए एडविन ने सोचा कि ये उसे अच्छा लगेगा। एंजेलिन को अब तक पता ही नहीं था कि उसका चेहरा कितना सुंदर है। ऐसा नहीं कि वह इसे देखने से डरती थी,
जब उसने सिर पर घूंघट रखा तो हीरो ने सोचा कि ये बहुत बढ़िया लग रहा है। इस गर्माहट भरे आरामदायक माहौल में लग रहा था जैसे कल की घटना एक कोई बुरा सपना हो। ड्यूक को जिज्ञासा थी कि वह क्या कर रही है। सोचते हुए लड़की ने उनकी मिलती जुलती छड़ियों पर नाटक करते हुए हैरानी जताई। मुस्कुराते हुए एडविन ने फैसला किया कि उसे मैचिंग जेवर पहनना पसंद है। चाय के बाद उसने उसे अपनी बाहों में उठाकर महल वापस ले गया। बगीचे की रास्ते पर चलते हुए नजारे का आनंद लेते हुए नायिका सोच रही थी कि वो कब फिर से खुद चल पाएगी। अचानक उसने आगे एक अजीब सा टावर देखा और सोचा कि वो क्या हो सकता है। ड्यूक, जो कुछ ही पल पहले मुस्कुरा रहा था, उस तरफ देखने के बाद अचानक गंभीर हो गया। बहुत ही अजीब लग रहा था। उसकी गंभीरता ने उसे चौंका दिया। देखो, एंजेलिन ने सोचा शायद उसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। एडविन को अपनी बात दोहराना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने उम्मीद की थी कि अब वह ध्यान से सुनेगी। जब उसने सुना कि वो जगह इतनी डरावनी है कि उसे वहां जाने की इजाजत नहीं है, तो हीरोइन ने सोचा कि शायद वो कोई यातना कक्ष होगा। जब उसने हाँ कह दी तो हीरो मुस्कुराया और सोचा कि उसे सिर्फ अच्छे ही मिलने चाहिए। बाद में वो अपने ऑफिस वापस गया, जहां बटलर और बैरल पहले से ही इंतजार कर रहे थे। मालिक के सिर पर जो क्रिसैंथमम की माला थी देखकर सेठ की जबान लगभग अटक गई। मंजिल पर पहुंचकर एडविन खुशी से झूम उठा। वह अपनी मंगेतर से मिली शानदार उपहार दिखाने के लिए बेताब था। बटलर को लगा कि वह काफी हुनरमंद है, जबकि हीरो उस बात को याद कर खुश था कि उसने ये सब अपने नन्हे हाथों से कैसे बनाया था। अब समय था गंभीर होने का। ड्यूक उस शूरवीर और सेवक की चेतावनी को लेकर जिज्ञासु था। बाल ने जल्दी से साफ किया कि उन्होंने सारी जरूरी तैयारियां कर ली हैं ताकि कोई समस्या न हो। मालिक को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सेठ ने तय किया कि वह जांच करेगा। क्या सच में उस महिला को सब कुछ याद नहीं आ रहा था? दुर्भाग्यवश ऐसा ही था, और किसी के पास इसे ठीक करने का कोई आइडिया नहीं था। वो 18 साल की लगती थी। मतलब जब ज्वेलरी की खोज हो रही थी तब वो सिर्फ 3 साल की थी। लेकिन सम्राट के मुताबिक अम्ब में कोई भी बचा नहीं था। बटलर ने सोचा कि शायद शार्क के जरिए उसकी जानकारी मिल जाए। ड्यूक को इस योजना की सफलता पर शक था। वो 15 साल से अपनी सूरत तक नहीं दिखाए थे क्योंकि रेवेंस की वजह से। जहां तक क्राउन प्रिंस के सैनिकों का सवाल था, वो अभी भी रेगिस्तान में कब्र चोरों के साथ खोजबीन कर रहे थे। बाल सोच रहा था कि शायद वो कुछ ढूंढ रहे हैं। बचे हुए लोग थे, लेकिन एडविन को पक्का यकीन था कि अगर कोई बच भी गया होगा तो वो कभी वहां वापस नहीं जाएगा। तभी नौकर ने याद दिलाया कि रखवाला पेड़ उसी रेगिस्तान में था। कब्र लुटेरों का अचानक आना बिल्कुल अनपेक्षित था, और हीरो ने पता लगाया कि प्रिंस ह्यू अभी भी इस मामले की जांच कर रहे हैं। खिड़की से सोचते हुए देखते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार क्या सोच रहा है। अगले दिन सिंहासन के वारिस बैठक के लिए पार्लर की ओर बढ़े, जहां एक खास मेहमान का इंतजार था। ड्यूक श्वेनी ने झुककर अभिवादन किया, सम्मानपूर्वक कहा और बताया कि उसने हाल ही में राजकुमार की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में कितना सुना है। वह सोच रहा था कि ताज के वारिस कितनी देर तक हर लड़की का दिल चुराता रहेगा। वारिस को महसूस हुआ कि उसे अब साथी खोजनी चाहिए। आखिरकार यह एक भविष्य के सम्राट की तकदीर थी, और वैसे भी यह उसके पूरे जीवन का फैसला था, इसलिए वह इसे सोच समझ कर लेना चाहता था। मुलाकात के बाद ड्यूक शेवेनी अपने हवेली लौट आए, जहां बटलर ने उनका सम्मान के साथ स्वागत किया। वारिस से मुलाकात बिल्कुल उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई, लेकिन कुल मिलाकर बुरा भी नहीं था। उसने अपने तोहफे से राजकुमार को चौंका दिया, एक अत्याधुनिक वैज्ञानिक घड़ी। क्राउन प्रिंस उस आलीशान डिजाइन और दिलचस्प फंक्शन से काफी प्रभावित हुआ, जो साम्राज्य के सबसे बड़े कारीगर ने बनाई थी। अचानक वारिस ने उस आदमी की घड़ी पर सबसे बेहतरीन रत्न देखे, जो साफ तौर पर पेटन ड्यूक से थे। ये जानकर मन को सुकून मिला कि साम्राज्य के 2 ड्यूक पूरे महाद्वीप के रत्न उद्योग पर कड़ा नियंत्रण रखते हैं। ड्यूक शियोविनी खुश नहीं था कि उनके उच्चता ने पूर्वी शासकों का जिक्र किया, जिनके पास भी एक राजकुमारी उम्मीदवार थी। बटलर जानता था कि क्राउन प्रिंस ने जानबूझकर ये विषय उठाया था। ड्यूक पाइटन के पास खान है, और ये शायद वारिस भविष्यद्वक्ता से जुड़ा हो। भविष्यद्वक्ता कहता है कि उनके उच्चता तभी बच सकते हैं जब वे रत्न रक्षक को ढूंढें और उसका दिल जीतें। ड्यूक शियोवनी पागल हो गया जब उसे पता चला कि हमेशा से उनकी फैमिली को रत्न रक्षक माना जाता रहा है। उसने फैसला किया कि बेटी लिलियन बनने वाली थी, वह क्राउन प्रिंसेस, और उसने योजना आगे बढ़ाने का आदेश दिया। दरवाजे पर दस्तक हुई और एक लड़की की आवाज आई कि उसे अंदर आने दिया जाए। उस आदमी की आंखें चमक उठी जब उसने अपनी प्यारी लिलियन को दरवाजे पर देखा। सोफे पर उसके बगल में बैठते हुए उसने कैजुअली याद दिलाया कि राजकुमार जल्द ही अपनी दुल्हन चुनने वाला है। वह खुशी से छलांग लगाते हुए बोली, क्या वो मैं हो सकती हूँ?
ड्यूक शियोवेनी को इस बात में कोई शक नहीं था कि वह असली रत्न की रखवाली करने वाली है। उसे लगता था कि उसके पापा सबसे अच्छे हैं। पूरी दुनिया उसने उसे जोर से गले लगाया। इसी बीच एडविन ने आधिकारिक रूप से एंजेलिना के साथ अपनी सगाई की घोषणा करने का आदेश दिया। सेठ इस बात से सहमत नहीं था। उसे पता था कि कौवे अपनी नजर और भी तेज कर देंगे, लेकिन हीरो को लगता था कि इससे मामला और भी दिलचस्प हो जाएगा और वह जल्द ही इसे निपटाने के ख्याल से उत्साहित था। स्टुअर्ट रुक गया, फिर उसे याद दिलाया कि उनके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। जल्दी करना बेहतर होगा। ड्यूक श्विनी अपने मेडलियन को सोचते हुए देख रहे थे। उसके अंदर का ओपल बीच से फट गया था। सेठ ने सोचा कि वह उसे ये बताना चाहिए था कि क्या होने वाला है, लेकिन एडविन ने उसे फिर से डराने से मन बना लिया। उसने अभी तक अपनी शक्तियां भी नहीं खोली थीं। एंजेलिना हर चीज पर डर जाती थी, भले ही वो उसका सही से ख्याल रखता था। हीरो समझ नहीं पाता था कि वह उसे ठंडा क्यों देती रहती है। उसने बटलर को आदेश दिया कि उस दिन उसे उसके कमरे में बंद रखा जाए और जरूरत पड़े तो उसे खतरे से बचाया जाए। एक शरारती मुस्कान के साथ उसने अपना हाथ काले केस पर रखा। उसकी होने वाली दुल्हन को स्पॉटलाइट के लिए तैयार होना था। बाद में जब राजकुमार को पता चला कि ड्यूक क्रॉफर्ड ने सगाई कर ली है, तो वह हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या उसने किसी को जबरन उठा लिया या किसी परिवार पर दबाव डाला था। दुल्हन के बारे में डायन द बटलर ने बस उसका नाम ही पता किया था। रिपोर्ट पढ़ते हुए वारिस ने उस लड़की का नाम कभी सुना तक नहीं था। उसका बटलर नोबल लिस्ट से चेक किया। उस नाम का कोई भी कुलीन नहीं था। ये अच्छी बात थी। सब जानते थे कि सम्राट और क्रॉफर्ड्स के बीच खटपट चल रही है। अगर कोई कुलीन इस शादी के लिए मान जाता तो बात बड़ी होती। यह सीधे ही राजपरिवार को चुनौती देने जैसा था। लेकिन अगर उसकी दुल्हन कोई आम लड़की भी थी तो इतनी जल्दी क्यों? जब रॉयल झगड़े के बीच लड़की चुननी हो तो किसी प्रभावशाली लड़की को क्यों नहीं चुना? डायलन ने सोचा शायद ड्यूक बस एक वारिस चाहता था। उसे साफ था कि उसे अपनी दुल्हन की जात पात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी फैमिली कई पीढ़ियों से आपस में शादी करती रही थी। इसी वजह से ज्यादातर शाही लोग उनसे दूर ही रहते थे। तभी स्टुअर्ट को अचानक लगा कि हीरो के शरीर में कुछ तो गड़बड़ है, और फिर उसे असली बात समझ आई। बिजली की तरह तेज। जब से आभूषण गायब हुए हैं, ड्यूक की पागलपन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या वो पहले ही अपनी हद पार कर चुका है? शायद इसलिए ही वारिस को अचानक इतना जल्दी उत्तराधिकारी की जरूरत पड़ी। फिर भी राजकुमार के मन में एक अजीब सा एहसास था कि शायद उन्होंने कोई जरूरी बात छुटाई है। सम्राट के मुताबिक क्रॉफर्ड परिवार में एक शाप है जिसका असर वारिस पर भी होगा। इसलिए राजकुमार ने डिलन को केस की गहराई से जांच करने और कोई भी अहम जानकारी तुरंत देने का आदेश दिया। फौरन जब उसने जाना कि शोवेनी के ड्यूक पहले ही काम पर हैं, तो वारिस प्रभावित हुआ और जल्दी ही उनकी बेटी से मिलने का फैसला किया। बाद में अपने कमरे में अकेला उसने अपने वफादार कैसान को बुलाया। ड्यूक क्रॉफर्ड में कुछ गड़बड़ होने का शक था, इसलिए उसने योद्धा से नायक और दुल्हन की सेहत जांचने को कहा। कैसान तुरंत आदेशों का पालन करने निकला और राजकुमार ने कसम खाई कि वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्रॉफर्ड एक निर्दयी राक्षस था। अगर वे थोड़ी भी गलती करते तो वह उनका गला दबा देता, पल भर में। लेकिन इस बार हवा में एक ठोस इरादा था। आखिर में खड़ा वही होगा। अगली सुबह एंजेलिना अपने बिस्तर पर गहरी नींद में थी, बिना किसी सपने के। जब वह जागी और ड्यूक के अचानक आने पर चिल्लाई नहीं, तो उसने सुना कि अब संपत्ति छोड़ने का वक्त आ गया है। भले ही कौवे उसका पीछा कर रहे थे, एडविन ने कहा कि वह उसके साथ पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। वह जानती थी कि वह उसकी रक्षा करेगा। लेकिन अगर किसी को पता चल गया कि वह जलती है, क्या इससे कोई मुसीबत नहीं होगी? एक ठंडी मुस्कान के साथ हीरो ने तय किया कि ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। उसे पता था कि इस दुनिया में जादुई हेयर डाई होती है, लेकिन वो सिर्फ कुछ घंटों तक टिकती है और बाल बिल्कुल उलझे हुए दिखते हैं। ये बहुत ही शक का विषय था। ड्यूक अगर उसका मतलब था, तो एंजेलिना इसे समझ ही नहीं पा रही थी। क्या उसे सच में लगता था कि ये चाल काम करेगी? बाद में वो उसके ऑफिस पहुंची और एडविन ने शालीनता से उसे काउच पर उसके बगल में बैठने को कहा। जब उसने देखा कि वह अपनी मेज से एक शानदार बोतल लेकर आया है, तब उसे समझ आया कि वह असल में वो इसे सच में करने वाला था। उसके घमंडी चेहरे को घूरते हुए उसे अब यकीन नहीं हो रहा था कि ये सुरक्षित है। पहले एडविन ने पूछा कि उसे कौन सा रंग पसंद है, फिर कंधे उचकाए और अपनी पसंदीदा सुनहरी छाया चुन ली। जैसे ही उस चीज ने उसके बालों को छुआ, बाल सुनहरे हो गए। एकदम से पूरी तरह से बदलाव आ गया। झाड़ू से तो दूर, वो ज्यादा लग रही थी जैसे किसी शैम्पू के विज्ञापन की लड़की। नतीजे पर मुस्कुराते हुए ड्यूक ने जल्दी से साफ किया कि ये असर कभी कम नहीं होगा। पता चला कि ये डाई परिवार का राज था। उसके बाल हमेशा ऐसे ही रहेंगे।
एडविन ने तब तक कुछ नहीं बदला जब तक उसने फैसला नहीं किया। एंजेलिना हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सुना था कि क्रॉफर्ड्स के खून में जादू होता है। इस दुनिया में कोई जादुई टॉवर नहीं है और जादूगर बहुत कम हैं। सब अकेले काम करते हैं। ऊपर से एडविन अपनी दुल्हन को परिवार की पुरानी विरासत देना चाहता था। इसे परिवार के मुखिया की मंजूरी के बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। उसने एक काला केस निकाला, खोला और उसके अंदर कीमती रत्न जड़े कॉन्टैक्ट लेंस थे। ये लेंस हेरोइन की आंखों में डालते ही उसे एक नया अंदाज दिया, उसके रंगे हुए बालों के साथ। अचानक उसने सोचा, क्या वह इन गैजेट्स का इस्तेमाल करके भाग भी सकती है? उसकी सोच में डूबे चेहरे को देखकर हीरो ने समझाया कि वह इन्हें अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऊपर से वह कभी भी इसे वापस बदल सकता था, जिससे उसकी असली आंख और बालों का रंग वापस आ जाएगा। औपचारिकताएं पूरी करके वह उसके साथ बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। बाद में गाड़ी में सफर करते हुए एंजेलिना ने पूछा कि वे आखिर कहाँ जा रहे हैं। जब उसने सुना कि यह ऐसा जगह है जो उसे पसंद आएगी, तो वह सच में उलझन में पड़ गई। जल्द ही वे अचानक एक मशहूर ज्वेलरी बुटीक पर रुक गए। ड्यूक को अभी भी याद था कि उसकी मंगेतर को मैचिंग ज्वेलरी चाहिए थी, इसलिए वह उसे यहाँ लेकर आया। सब कुछ ठीक होना चाहिए था, लेकिन एंजेलिना को याद आ गया कि ये दुकान उस उपन्यास की हीरोइन के परिवार की थी। एडविन उससे प्यार हो गया था और उसे उठा ले गया था। हालांकि हीरोइन जेवी जाति की थी, लेकिन पता नहीं अगर उनकी मुलाकात हो गई तो क्या होगा। जब वे अंदर गए, पर एक क्लर्क ने उनका स्वागत किया और हीरो को सिरिलियन कहा। एंजेलिना, जो हमेशा की तरह उसके बगल में चल रही थी, ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों कहा। सेड सरनेम। एडविन मुस्कुराया और सोचा कि अगर वो खुलेआम आता तो स्टाफ कुछ बोल भी नहीं पाता, क्योंकि इस बार वो अपनी मंगेतर के साथ आया था। उसने अपनी पहचान छुपाने का फैसला किया ताकि वो बिना किसी दबाव के चारों ओर देख सके। हीरो की सच में उसकी परवाह करता देख उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा संभव है। उन्हें जल्दी से एक टेबल पर बैठा दिया गया, जहां ज्वेलरी के कई केस रखे थे। ड्यूक चाहता था कि वो अपनी पसंद की चीज चुने, लेकिन एंजेलिना ने कहा कि वो जो भी वह चुने वही सही होगा। अचानक सारी चमचमाती ज्वेलरी के बीच उसकी नजरें एक अनोखे नारंगी रत्न वाले झुमकों पर टिक गईं। पता चला कि वो एक तेजस्वी हीरा था, जो सबसे दुर्लभ रंगीन रत्नों में से एक था। उसका रंग उसे मैरोल्ड्स की याद दिलाता था और वो अपनी नजरें उससे हटा नहीं सकी। एडविन ने झुमका झपटा, उसे अपनी मंगेतर के कान के पास रखा और तय किया कि ये उसके लिए एकदम सही था। वो इसे खरीद रहा था, दुआ कर रहा था कि उसे उसका तोहफा पसंद आए। वो थोड़ा शर्माई और मुस्कुराई, जैसे कोई दूसरा विकल्प ही न हो। ड्यूक ने उसे फिर से अपनी बाहों में उठा लिया, पूरा मन बनाकर कि उसे सब कुछ खरीद कर देगा। जरूरत पड़ सकती थी। फिर वो लोग शहर की गलियों में टहलने निकल पड़े। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एंजेलिना टूट गई। हर तरफ से लोग घूर रहे थे। वो बस यही दुआ कर रही थी कि वो उसे चलने दे। ड्यूक को कोई दिक्कत नजर नहीं आई। वो उसकी पकड़ में सुरक्षित था, लेकिन एंजेलिना अपनी जमीन पर खुद चलना चाहती थी। आखिरकार एडविन मान गया और धीरे से उसे नीचे उतारा, लेकिन जब वो दूर चली तो उसे थोड़ी बेचैनी हुई, इसलिए उन्हें हमेशा हाथ में हाथ डालकर चलना पड़ा। थोड़ी देर बाद वे खुद को शहर के मुख्य चौक पर पाए। एंजेलिना चौंक गई थी। उस जगह की खूबसूरती देखते ही बनती थी। एक बड़ा फव्वारा और बीच में एक परी की मूर्ति लगी थी। पता चला कि वो मूर्ति क्रॉफर्ड परिवार के पहले मुखिया ने बनवाई थी। हीरोइन को पता था कि लोग जावेली से नफरत करते थे, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि सम्राट ने उन्हें परी की उस मूर्ति को रखने की इजाजत क्यों दी। अचानक एडविन गंभीर हो गया और कसकर वादा किया कि कोई भी क्रॉफर्ड की जमीनों को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी अचानक एक नौकर आया और उसने मालिक को कुछ जरूरी देने के लिए कहा। एंजेलिना की हैरानी तब और बढ़ गई जब ड्यूक खुद सामने आए। थोड़ी देर के लिए दूर चला गया और उसे अकेला छोड़ दिया। उसने उम्मीद भरी नजरों से उसका आस्तीन पकड़ लिया, लेकिन हीरो को नौकर की बात सुननी थी। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसने सोचा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, नाइट्स उसे बचा सकते हैं। वह फव्वारे के पास बेंच पर बैठ गई, फिर भी सैनिकों के पास होने के बावजूद बेचैन थी। अचानक एक गेंद उसके पैरों तक आई और पास के बच्चे उसे वापस मांगने लगे। गेंद पकड़कर और नाइट्स की तरफ देखते हुए नायिका ने उम्मीद की कि यह बड़ी बात नहीं होगी। वह गेंद बच्चों तक ले गई, लेकिन उसे फेंकने का मन नहीं किया। डर था कि वो कहीं गिर गया होगा। लचके ने खिलौना उसके हाथों से छीन लिया और भाग गया, जिससे वो पूरी तरह हैरान रह गई। वह घूमी और गलती से एक गुजरते आदमी से टकरा गई, जिसने तुरंत माफी मांगी। लेकिन जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, वह काला चोला पहने अजनबी का चेहरा बदल गया और वह उलझन में पड़ गया। आदमी समझ नहीं पा रहा था कि वो इस शख्स को देखकर ऐसा क्यों प्रतिक्रिया दे रहा है। पीछे हटते हुए
एंजेलिना को कुछ ऐसा लगा जैसे वह उसे पहचानता हो या उसने समझ लिया हो कि वह जानना चाहती है कि वह कौन है और उसका मकसद क्या है। उसके अपने प्यार से आदमी पूरी तरह हैरान लग रहा था, जिससे हीरोइन और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई और ड्यूक को गुस्सा आ गया। कुछ मिनट बाद एडविन ने अपनी मंगेतर को कॉटन कैंडी खरीदी और उसे बेंच पर बिठा दिया। छड़ी पर लगे मीठे बादल का एक टुकड़ा खाते ही एंजेलिना को काफी सुकून महसूस हुआ। उसने सोचना शुरू किया कि क्या हीरो को वो अजीब चोला ओढ़ा हुआ आदमी पता था। जब उसने कहा कि वो आदमी उसे कुछ याद आता है, तो ड्यूक जानना चाहता था कि क्या वे पहले मिले हैं, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, इसलिए पक्का नहीं कह सकी। एडविन ने बारल की तरफ मुड़कर देखा। उम्मीद कर रहे थे कि उन्होंने उस लड़के को मार दिया होगा, लेकिन अफसोस कि वह भाग निकला था। हीरो ने तुरंत आदेश दिया कि उसे जिंदा पकड़कर उसके पास लाया जाए, जिससे एंजेलिना कांप उठी। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि वह उसे जल्दी ढूंढ ही लेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। उस रात राजकुमार को खबर मिली कि ड्यूक क्रॉफर्ड अपनी मंगेतर के साथ खुद बाहर निकले हैं। अगर उसकी जगह होता तो वह उसे छुपा कर रखता, लेकिन एडविन ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर अपनी चुनी हुई को दिखा रहा हो। कैसान ने खुद इसकी पुष्टि की। उसका बाल सच में सुनहरे रंग के थे, इसलिए वह नहीं थी जवाहरात। लेकिन राजकुमार सिर खुजलाए जा रहा था। आखिर ड्यूक उसे साथ क्यों लेकर आया? शायद वो बस बुरा महसूस कर रहा है और जल्दी से वारिस चाहता है। क्रॉफर्ड्स के बाल सुनहरे होते हैं और वो दुल्हन भी सुनहरे बालों वाली लाया है। जब उसे पता चला कि हीरो पूरी तरह से स्वस्थ है, तो क्राउन प्रिंस ने उसे लगातार फॉलो करने का आदेश दिया। उसकी मंगेतर की कोई जरूरत नहीं कि उस पर नजर रखी जाए। फिर भी कुछ शक बाकी थे। राजकुमार ने सोचा कि उससे आमने सामने मिलना ठीक रहेगा। इस बीच एडविन अपने अध्ययन कक्ष में वापस था, सेठ और बाल के साथ। सैनिक कॉय की हरकतों पर नजर बनाए हुए था। इसी बीच ड्यूक बटलर से खबर लेने गया। शार्क से कोई खबर मिली क्या? सेठ ने जल्दी से सफाई दी। 15 साल पहले रेगिस्तान के पास बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। एडविन पूरी तरह से हैरान था। उसकी मंगेतर उससे मिलने से पहले कहाँ थी? दूसरी तरफ अगर ऑल्स को कुछ पता नहीं है, तो कॉय फिलहाल कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अगले दिन ड्यूक ने खुद अंग्लेश की गर्दन में काला ओपल का हार पहनाया। गहने पहनना, हाथों में रखना हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए उसने उन्हें एक पेंडेंट में बदल दिया। हीरोइन ने ऐसा पत्थर पहले कभी देखा ही नहीं था और पता चला कि ब्लैक ओपल अपनी कैटेगरी में सबसे महंगा होता है। ऊपर से उसने जो नेकलेस पहले खरीदी थी वो बहुत भारी था और ये वाला हल्का था। इसमें तो ट्रेनिंग भी कर सकते थे। तभी एंजेलिना को एहसास हुआ कि वो धीरे धीरे उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। और हाँ, ये बात उसे भी मायने रखती थी, तो उसने ठाना कि वो पूरी मेहनत लगाएगी। एडविन भी उसे वे रिंग्स देना चाहता था जो अब वे दोनों साथ पहनेंगे, और हीरोइन चौंक गई कि वे पहले ही तैयार थे। ड्यूक ने ज्वेलर्स को जल्दी करने के लिए कहा था। ये सुनकर उसे पता चल गया कि शायद उसने उन्हें धमकी दी होगी। अंगूठी का डिब्बा उठाते ही हीरो देखना चाहता था कि उन्होंने क्या बनाया है। अंदर कस्टम मेड ज्वेलरी थी। साफ था कि किसी ने बहुत मेहनत की थी। एडविन उम्मीद करता था कि ये उसकी दुल्हन का दिल जीत लेंगे, खासकर क्योंकि ये मैचिंग थी। भले ही थोड़ा देर से वह ये साफ करना चाहता था कि वह सगाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जैसे ही अंगूठियां पहनी गईं, वह तैयार था आगे बढ़ने के लिए। सबको पता था कि अब वो उसकी हो गई थी। एंजेलिना अपनी उंगली पर उस अंगूठी का वजन महसूस कर सकती थी। शायद अब ये वापसी का रास्ता नहीं था। वो ड्यूक से कभी भी बच नहीं पाई थी, इसलिए भागने के बजाय उसने लड़ने का फैसला किया। उसे सिर्फ एडविन से ही नहीं, बल्कि शाही परिवार से भी बचना था। अब दिल से मुस्कुराते हुए वो खुश थी कि आखिरकार सबको उसके हीरो से सगाई के बारे में पता चल जाएगा। ड्यूक हैरानी से ठिठक गया। फिर उसने एक गंभीर नजर से उसे घूरा, जिससे एंजेलिना घबराई। फिर अचानक उसने उसने उसे गले लगा लिया। यह समझ नहीं पा रहा था कि अब खुद के साथ क्या करे, क्योंकि वह इतनी खूबसूरती से मुस्कुरा रही थी। यह पहली बार था जब उसे ऐसी खुशी महसूस हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल फट जाएगा, लेकिन साथ ही यह बेहद रोमांचक भी था। वहीं एंजेलिना हैरानी में चुप थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बाद में एडविन ने बताया कि वह कल जा रहा होगा। इंपीरियल परिवार ने बहुत ध्यान खींचा था और टॉम राइडर्स पहले ही आ रहे थे। इसके अलावा वह चाहता था, उससे कहा कि वो अपनी कमरे में ही रहे और कल रात बाहर न निकले। एंजेलिना उसके शब्द सुनकर चौंक गई। आखिर बात इतनी बड़ी क्या थी? पता चला कि वो खून चंद्र की रात थी, जब असली राक्षस बाहर निकलते हैं, जैसे वादा किया गया था। अगली रात उसने खिड़की से देखा। आसमान में एक बड़ा खून जैसा लाल चंद्रमा टंगा हुआ था।
उसे याद आया कि कुछ वक्त पहले ऐसी अफवाहें फैलने लगी थी कि राक्षसों का जुड़ाव जेविल से है। अगले सालों में उनके जाति पर शक पूरे साम्राज्य में फैल गया और नफरत बस बढ़ती ही गई। एंजेलिना समझ नहीं पाई कि हीरो को इस खास रात के लिए अचानक गायब क्यों होना पड़ा। वो खिड़की से चिपकी हुई सोच रही थी कि चाहे कुछ भी हो, आज उनकी मुलाकात नहीं होने वाली। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके बिना उसका दिल कितना खाली और अकेला महसूस कर रहा है। ये सोचकर कि वो पहले उसे देखकर नफरत करती थी, पर अब दूर होने का गम उसे परेशान कर रहा है। एंजेलिना पूरी तरह उलझन में पड़ गई। इसी वक्त उसका हाथ गलती से उसके गले में लटके हुए काले उपल वाले हार से टकरा गया। ये पत्थर भी ड्यूक का तोहफा था और उसमें कुछ खास था। इसमें एक अजीब रहस्यमय आकर्षण था। हीरोइन ने तय किया कि उसे अपनी शक्तियां जितनी जल्दी हो सके सक्रिय करनी होंगी। अचानक हर तरफ से एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे वह चौंक कर घूम गई। अपनी सहज बुद्धि से काम लेते हुए वह बिस्तर पर कूद पड़ी और चादरों के नीचे छुप गई। उसके सीने में ऐसा जलन हुई जैसे कोई लाल गरम छुरा उसमें गड़ा हो। उसे याद आया कि उन्होंने एक रक्त पहाड़ा बनाया था ताकि अब वे महसूस कर सके अगर किसी को कोई खतरा हो। यह सोचकर कि एडविन के साथ कुछ हुआ है, वह जल्दी से कुछ रत्न पकड़ने लगी और उन्हें एक बैग में भर लिया। उसे अपनी छाती से कसकर पकड़ते हुए और दिल में जलन जैसी पीड़ा को अनदेखा करते हुए वह दरवाजे की ओर भागी। जैसे ही वह बाहर निकली, वह सीधे सेठ से टकरा गई, जो उसे सुरक्षित रखने के लिए रास्ता रोक रहा था। एंजेलिन ने समझाने की कोशिश की कि ड्यूक मुश्किल में है, लेकिन बटलर ने कहा कि वे सिर्फ महल की सुरक्षा जांच रहे हैं। वह दर्द सहन न कर सकी और चिल्लाने लगी, यह मानते हुए कि एडविन खतरे में है। उसने फैसला किया कि यह स्पष्ट कर दे कि ऐसा महसूस होने की वजह खून का वादा है। सेठ के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सोचा बेहतर होगा कि चुप रहूं और सुनूं। स्टुअर्ट ने दोबारा चेक किया कि वो उसके लॉर्डशिप के पास ले जा सकती है और उसका पीछा किया। आंगन में घुसते ही हीरोइन को अचानक एहसास हुआ कि एडविन उसी टॉवर में है जहां उसे जाने से मना किया गया था। बाल उसके सामने आ गया, पूरी तरह से हैरान कि वो अचानक कहां से आ गई। जब उसने सुना कि उसे ड्यूक से तुरंत मिलना है, तो बाल ठिठक गया, चौंक गया, कुछ कह नहीं पाया। सेठ जल्दी आ गया और सोचने लगा, अरे जरूरी बात है तो जाने दो। समझ गया कि कोई और रास्ता नहीं है और उसे अपने मालिक का डरावना राज खोलना पड़ेगा। सैनिक ने उसकी बात मान ली और उसे टावर के ऊपर ले जाने के लिए तैयार हो गया। पता चला कि अंदर जाने का रास्ता दीवार के बीचों बीच छुपा हुआ था। चढ़ते हुए अजीब आवाजें सुनकर हीरोइन घबरा गई। शायद कोई दानव वहां छुपा हुआ था। अभी भी सोच में डूबी हुई वे टावर की छत तक पहुंच गए। एक छोटा खाली कमरा था जिसमें कुछ मशालें जल रही थी। दूसरी तरफ एंजेलिना ने एक आदमी को दीवार से जकड़े हुए और खून बहता हुआ देखा। डर के मारे ठिठक गई। उसे पता नहीं था एडविन कहाँ था या ये जगह आखिर क्यों मौजूद थी। जंजीरों में बंधा वो आदमी अचानक चिल्लाया, अपनी जंजीरों से लड़ता हुआ, जिससे उसकी डर और बढ़ गई। उसे घूरते हुए उसे एहसास हुआ कि ये पागल आदमी कोई और नहीं बल्कि ड्यूक क्रॉफर्ड खुद थे। वह इसे समझ नहीं पा रही थी, लेकिन सेठ ने जल्दी से समझाया, ये एक श्राप है। क्रॉफर्ड खून में कच्ची ताकत है, लेकिन उसके साथ पागलपन भी होता है। हर खून चांद की रात, हालत और बिगड़ जाती है। हम कुछ नहीं कर सकते। एंजेलिना वहीं ठिठक गई, चकित होकर हीरो को घूरती रही, दिमाग ही खो बैठी। पता ही नहीं था कैसे उसकी मदद करे। उसने गलती से जूल्स का शरीर संभाला था और सच कहूं तो कीमती पत्थरों को कैसे संभालना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब होश आया तो उसे एहसास हुआ कि एडविन अभी नहीं मर सकता, वरना उसे हमेशा के लिए भागना पड़ेगा। ऊपर से उसकी बेताबी भरी चीख मदद की विनती कर रही थी। उसका वादा याद आया कि वो उसकी रक्षा करेगा, तो एंजेलिना का डर गायब हो गया। एकदम से विश्वास से भर गई। एडविन हमेशा उसका साथ देता आया है, अब वो बस छोड़कर नहीं जा सकती। वो जूल नहीं है, लेकिन जो भी ये शरीर पहनता है उसे ये ताकत इस्तेमाल करना सीखनी होती है। यही सोचते हुए और एडविन की मदद करनी थी, उसने जड़ों का थैला पकड़कर उसकी तरफ दौड़ी। पत्थर थैले से छिटक गए, चारों तरफ बिखर गए। ताकत तुरंत एंजेलिना के आसपास लिपट गई। ऐसा लगा जैसे वो गार्डन पेड़ को छू रही हो, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर, जैसे ये उसकी दूसरी फितरत हो। कुछ जैविक, जैसे वो बिल्कुल वही है जिसकी एडविन को जरूरत है। ड्यूक ने गुर्राना शुरू कर दिया। नौकर चाकर पूरी तरह घबराए हुए अपनी मालकिन के लिए वो पास आई और अचानक एडविन एक जंगली जानवर की तरह झपटा। दरिंदा। वह एक पल में हकीकत में आ गया, सीधे अपनी दुल्हन की तरफ देखने लगा। एंजेलिना ने उसके गाल को सहलाया और वादा किया कि वह उसकी मदद करेगी। इसमें कोई शक नहीं था। उसने धीरे से उसका नाम लिया,
और एक ही झटके में दर्द उसके शरीर से दूर हो गया। उसके पास होना हमेशा हीरो को डराता नहीं था। हाँ, उसे भागने का मन जरूर करता था, लेकिन हमेशा नहीं। लेकिन एडविन की आंखों में डर देखकर वह समझ गई कि अब वह पीछे नहीं हट सकती। अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ी, जिससे सब लोग घबरा गए। उलझन में ड्यूक ने उसे अपने बाहों में पकड़ लिया और तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी नजर उसके नंगे पैरों पर डाली, जहां दौड़ते दौड़ते महल के अंदर छाले फूट आए थे और खून बह रहा था। एडविन ने फिर से महसूस किया कि उसकी दुल्हन कमजोर थी, दर्द सहन नहीं कर पाती। सेठ और बाल हैरान थे, उम्मीद कर रहे थे कि मास्टर ठीक होगा। सच तो यह था कि हीरो पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहा था। क्रॉफर्ड परिवार ऐसा ही होता है। उनकी नसों में जीवन दौड़ता है, खून उबलता है। जूल्स ब्लैक ओपल के साथ भी जिंदगी आसान नहीं होती। यह बस लक्षणों को थोड़ा कम करता है, लेकिन शारीरिक दर्द, मार डालने की इच्छा कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। बाद में सोती हुई हीरोइन को घूरते हुए एडविन ने उसे डरपोक कहा। उसने उसके बालों की एक लट पकड़ी, उसे चूमा और कामना की कि वह जल्दी उठ जाए। अगली सुबह वह अचानक बिस्तर से उठ गई, याद करते हुए कि उसने ड्यूक का साया अपने नींद में देखा था। एडविन ने उसे वापस कंबल के नीचे धकेल दिया। हैरान था कि वह उठते ही इतनी जल्दी क्यों भाग रही थी। एंजेलिना ने तुरंत उसका सिर पकड़ लिया, उम्मीद करते हुए कि उसे कहीं चोट नहीं आई और वह ठीक है। हीरो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जानना चाहता था कि क्या वो सच में उसकी इतनी परवाह करती थी। उसे समझ नहीं आया कि इसमें इतना चौंकाने वाला क्या था। वो तो बुरी हालत में दिख रहा था। उसे कसकर पकड़ते हुए ड्यूक ने फैसला किया कि अब सब ठीक है और वो खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। साथ ही उसे आखिरकार समझ आया कि किसी के लिए कोई परवाह करना क्या होता है। खुद भी ऐसा बनने का मन बनाते हुए उसने अपनी दुल्हन के पैर के बारे में पूछा। पता चला कि उसने चोट लगना तक भूल ही गई थी। उसे समझ नहीं आया कि वो अपनी इतनी खराब देखभाल क्यों नहीं करती। उसके हाथों में अभी भी खुशबू थी, दवा। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने खुद ही उसके पैर का इलाज किया था, तो वो और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई। लेकिन एडविन किसी और को अपनी दुल्हन को छूने नहीं देना चाहता था। उसे याद आया कि वो एक मानसिक रूप से परेशान किलर था। तो एंजेलिना सोचने लगी कि क्या सच में मौत के करीब लोग बदल जाते हैं। उसी समय हीरो ने उसकी तबीयत देखी, क्योंकि उसे याद था कि वो कल बेहोश हो गई थी। उसे लगा कि वो बिल्कुल ठीक है, जब तक उसने देखा कि उसके बालों का रंग बदल गया है। पता चला कि ड्यूक ने उसका रंग बदल दिया था, सोचकर कि ये बेहतर लगेगा अगर हम इस असर को खत्म कर दें पूरी तरह से। वो जुली जैसी दिखेगी और भाग भी नहीं सकेगी। लेकिन हीरोइन तो वैसे भी भागने वाली नहीं थी। वो खतरे में था। जब उसने सुना कि अगर वो मर गया तो उसके बालों का रंग वापस सामान्य हो जाएगा, उसने समझ लिया कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो उसकी बर्बादी तय है। फिर भी ड्यूक नहीं चाहता था कि उसकी दुल्हन उसे ऐसे देखे। एंजेलिना सच में उम्मीद कर रही थी कि वो बताएगा कल उसे इतना दर्द क्यों था। हीरो को याद आया कि बहुत पहले अलग अलग जातियां साथ साथ रहती थीं। सबसे कमजोरों की रक्षा के लिए भगवान ने इंसानों को अलग कर दिया था। बाकी सबको संपर्क करने से मना कर दिया गया था। लेकिन एक ड्रैगन ने इस आदेश को टाल दिया। मानव दुनिया में घुस आया और एक इंसान महिला से प्यार हो गया। गुस्से में भगवान ने उनके बच्चों और सभी वंशों को ड्रैगन का खून, हमेशा की पागलपन और छोटी उम्र का श्राप दिया। ड्रैगन ने इलाज के लिए अपनी जान देने की पेशकश की। कुछ बातचीत के बाद भगवान ने जूली जाति को उनके वंशों के पास भेजा ताकि श्राप को कम किया जा सके। इसी तरह ये सहजीवन शुरू हुआ। जूली क्रॉफर्ड्स की मदद करते हैं, क्रॉफर्ड्स उन्हें सुरक्षा देते हैं। इसलिए हर परिवार का मुखिया कम से कम एक बार एम्ब्रियन जाना पड़ता है, कसम को नवीनीकृत करने और लेने के लिए। एक ओपल एडविन को अपने आखिरी ड्यूक से मिला था, लेकिन अब वो आधा टूट चुका था। पता चला उसने अपने पिता को मरते देख के टूट गया था। अच्छी बात यह थी कि उस हालत में भी उसका असर खत्म नहीं हुआ था। हीरो उम्मीद कर रहा था कि वो थोड़ा और टिक पाए। ये अजीब था क्योंकि एडविन तो ठीक था जब तक एयर प्रिंस ने उसे मार नहीं डाला। लेकिन अगर ओपल हमेशा मदद कर रहा था तो आखिर क्या बदला? एंजेलिना को याद आया कि किसी ने भी उसे सब कुछ चांदी की थाली में परोसा नहीं था उस कहानी में। उसे लगा शायद ये उसकी ही गलती थी। याद करते हुए भविष्यवाणी थी कि जेवी लाल चांद लेकर आएगी और महाद्वीप को जलाकर राख कर देगी। लेकिन अचानक उसने ड्यूक को धन्यवाद देते सुना। उसने सोचा कि अगर वह वहां नहीं होती तो कल रात उसकी तो मौत तय थी। शुक्रिया कहना तो कुछ भी नहीं था। पर वह बहुत हैरान दिखी, जो उसे खटक गया। वह बस इस बात से चौंकी थी कि एडविन क्राउनफोर्ड उसे धन्यवाद दे रहा था और शायद इसे सुनकर उसे भी तकलीफ हुई थी। वह मदद के लिए वहीं रुकी।
उसने ठाना कि नायक अब और दर्द सहने वाला नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा तभी ड्यूक ने उसे जोर से अपनी बाहों में खींच लिया। अचानक उसे लगा, क्या एंजेलिना सच में कुछ नहीं भूली थी? जब उसने सुना कि उसका मतलब वो पत्थर थे जिनका इस्तेमाल उसने सीखा था, तो हीरोइन को अचानक समझ आ गया। अपना होमवर्क पूरा करने के बाद अब वो उसे कोई भी इच्छा पूरी कर सकती थी, सिवाय भागने या तलाक लेने के। उसकी आंखों में देखते हुए वह एक वादा चाहती थी कि वह मरेंगे नहीं। एडविन हैरान रह गया। हाँ, वह उसे बचाने में व्यस्त था, लेकिन जाहिरा तौर पर बात कौओं की नहीं थी। उसका मतलब खुद ड्यूक था। यह बात उसे और भी ज्यादा उलझन में डाल गई। वह जानती थी, दिल ही दिल में उसे उसके लोगों को मारने वाले शौक से डर लगता था, लेकिन उसने अपनी बात नरम तरीके से कही। उसे याद था उसने कहा था कि वो उसे अपनी आने वाली पत्नी की तरह ट्रीट करेगा। अगर वो गलती करेगी तो वो खतरे में पड़ सकता है, इसलिए उसे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। अब दोनों एक ही किस्मत से बंधे थे, और अगर उसे लंबी खुशहाल जिंदगी चाहिए थी तो उसे ये वादा करना ही होगा। नायक उसकी किस्मत की बात सुनकर प्रभावित हुआ, और जब उसने ये कसम ली तो एंजेलिना खुशी से पागल हो गई। लेकिन फिर भी उसे एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, और एडविन उलझन में पड़ गया। क्या उसकी आने वाली पत्नी उस पर इतना भरोसा क्यों नहीं करती थी? वह उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, जो किसी भी गलती पर तलवार निकाल लेता था। तो ड्यूक ने पूछा कि क्या कभी उसने कोई वादा तोड़ा था। उसकी हैरानी की बात यह थी कि जवाब कभी नहीं था, लेकिन उसे शांत करने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। उसी रात ड्यूक पाइटन को फेरोना से रिपोर्ट मिली। वारिस ने लेडी शिनी को चाय के लिए बुलाया था, यह जानते हुए कि राजकुमार संभावित ससुराल वालों की खबर ले रहा था। उनके लिए ये सब बहुत थका देने वाला था। शायद ये उस भविष्यवक्ता की बात थी। उसके लिए एक रत्न विशेषज्ञ ढूंढने की बात चल रही थी। इसी वजह से दो महिलाएं क्राउन प्रिंसेस की भूमिका के लिए आगे आईं, लेडी शियोवनी और एवलिन पेटन। उनके परिवार ज्वेलरी के बड़े बड़े साम्राज्यों को चलाते थे, जो दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। कभी प्रतिस्पर्धा करते तो कभी साथ मिलकर काम करते। ड्यूक अपनी बेटी को शाही परिवार में नहीं देखना चाहता था। वह चाहता था कि वो बिजनेस संभाले, लेकिन ये कैसे होगा बिना वारिस को नाराज किए। तभी एक और नौकर दौड़ता हुआ आया, हाथ में एक भयानक खबर लेकर। लेडी पेटन बहुत बीमार महसूस कर रही थी और तुरंत डॉक्टर चाहिए था। थोड़ा बाद डॉक्टर ने लड़की की जांच की और लगा कि शायद बुखार हो गया है। ड्यूक हैरान था। उसकी बेटी को कभी सर्दी खांसी तक नहीं हुई थी, लेकिन डॉक्टर फिर भी ठीक से पता नहीं लगा पाया कि दिक्कत क्या है। खैर, बुखार आम बात थी, तो कोई बड़ी बात नहीं। बाद में उसने सुना कि उसकी हालत ठीक हो रही है और तुरंत उसकी कमरे की तरफ भागा। एवेलिन फिर से ठीक थी और अपने घबराए हुए पापा का मुस्कुराकर स्वागत किया। उसे बुरा लगा कि उसने पापा को परेशान किया, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी यही था कि बेटी ठीक हो। तभी नौकरानी पर्दे जोर से खींचकर खुले, धूप तेजी से अंदर घुसी और एवेलिन अचानक आंखें दबाकर करा उठी। ड्यूक हैरान रह गया, जबकि वह दर्द से चिल्ला रही थी। उन्होंने फिर से पर्दे बंद कर दिए, लेकिन वह अपनी आंखें खोल भी नहीं पा रही थी। बाद में डॉक्टर वापस आया और बताया कि ये बुखार के बाद के असर हो सकते हैं। ड्यूक को बीमारी की सही जानकारी ज्यादा नहीं, अपनी बेटी के लिए इलाज ढूंढना जरूरी था। डॉक्टर को सच बताना पड़ा। उसकी आंखें थोड़ी सुधर सकती हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक होना लगभग नामुमकिन है। जब उन्होंने ये सुना तो दोनों ड्यूक और एवलिन ठिठक गए। क्यों? कब? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एवलिन ने पूछा कि क्या वह अभी भी कीमती रत्नों को निहार सकेगी। जब उसने सुना कि उसे चमकीली चीजों से दूर रहना होगा, तो उसकी हालत सबसे खराब हो गई। स्थिति की गंभीरता समझते हुए ड्यूक ने डॉक्टर से कहा कि वह पूरी ताकत लगाकर इसे ठीक करने की कोशिश करे। बाद में एवलिन ने सोचा कि अगर किसी को पता चला कि परिवार के अगले मुखिया को गहनों की ओर देखना तक बर्दाश्त नहीं है, तो वह परिवार का मजाक बन जाएगी। उसके पिता ने तर्क दिया कि वह परफेक्शनिस्ट बनने की जरूरत नहीं थी और आसपास कुछ भरोसेमंद लोग थे जो सब संभाल लेंगे। ऊपर से उसने कई दिन से कुछ खाया भी नहीं था, तो ड्यूक चाहता था कि वो कुछ खाए, वरना वो हड्डियों का ढांचा बन जाएगी। थोड़ा बाद उसने सीधे अपने पापा से पूछा कि क्या ओरेकल की भविष्यवाणी सच होने वाली है। उसी रात ड्यूक ने फोन से 2 बार पक्का कर लिया कि उसे याद है कि एवलिन के पास कौन सा ओरेकल था। पुरानी भविष्यवाणी के मुताबिक अगर वे मैनोसॉरस के असली मालिक को नहीं ढूंढ पाए तो सब खत्म हो जाएगा। तभी अचानक डॉक्टर बिना बताए आ गया और ड्यूक ने उसे अंदर आने का इशारा किया। डॉक्टर का मिजाज थोड़ा गंभीर था और उसने अचानक फैसला किया कि सही कारण पता लगाने के लिए पूरी जांच करनी पड़ेगी। ड्यूक हैरान था। ये तो बस सामान्य फ्लू जैसा कुछ था ना? डॉक्टर ने जल्दी से साफ किया कि बुखार और सिरदर्द तो आम लक्षण है, लेकिन दूसरी बार चेक करते हुए
उसने उसकी त्वचा पर हरे धब्बे देखे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। ड्यूक ने उम्मीद जताई कि जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है, वे जल्दी से इसका इलाज कर पाएंगे। डॉक्टर ने माना कि वह कुछ भी वादा नहीं कर सकता। ड्यूक ने हारा हुआ सांस लिया और उसे बाहर निकलने को कहा। कुछ ही मिनटों बाद एक नौकर तेजी से अंदर आया और जरूरी खबर दी। जैसे ही उनकी ग्रेस ने सुना कि एली खान अब गिर गया है, वे लगभग हार्ट अटैक से बच गए। बाद में एडविन को इंपीरियल परिवार के बॉल का निमंत्रण मिला और उसने उसे जला दिया। सेठ जानता था कि उनका कोई बड़ा ऐलान आने वाला है। हर परिवार के मुखिया को वहां होना था, लेकिन हीरो ने उसे नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही बटलर जलाने लगा, निमंत्रण पाकर उसे याद आया कि लेडी एड को बुखार के बाद की जटिलताओं की वजह से नजर की दिक्कत हो रही थी। जब एडविन को पता चला कि धनसाव ड्यूक एड की एलिया खान में हुआ था, तो उसने इसे शक की नजर से देखा। हो सकता है ये सिर्फ एक संयोग हो, लेकिन किसी ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। सेठ और ज्यादा जानना चाहता था, लेकिन हीरो को लगा कि इसमें ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। उसे पहले से ही पता था कि इसके पीछे कौन है। वो शख्स सम्राट परिवार के करीब जाना चाहता है और साथ ही किसी ताकतवर को नीचे गिराने की साजिश रच रहा है। शाही खून का नाता। अपना मेल चेक करते हुए ड्यूक ने देखा कि उसे गार्डन फेयर का निमंत्रण आया था। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। बार बार उसे वहां क्यों बुलाते रहते हैं। बटलर भी इसे आग में डालने ही वाला था, लेकिन एडविन ने अचानक उसका खत हाथ से छीन लिया। एक पल सोचने के बाद उसे एक जबरदस्त आइडिया सूझा। इसी बीच हीरोइन पत्थरों की जांच कर रही थी, काले ओपल की अजीब खासियतों से हैरान। आमतौर पर रत्न सक्रिय हो जाने के बाद ऊर्जा सोखना बंद कर देते हैं, लेकिन ओपल तो लगातार ऊर्जा ले रहा था। जाने लगी। उस पर एक निशान था जो बाकी पत्थरों में सक्रिय होने के बाद नहीं था। कुछ रत्नों को तो पहचानना भी मुश्किल था, और एंजेलिन को लगा कि शायद उसकी किस्मत खराब है। वह अपनी सीट से अचानक उठी और चिल्लाई, यह सोचते हुए कि शायद उसके पास सभी ताकतें नहीं है, पर वे बिल्कुल भी कम नहीं है। उसी वक्त ड्यूक झुका, जानना चाहता था कि उसकी दुल्हन इतनी क्यों बेकाबू हो गई है। वह चिल्लाई जैसे पहले करती थी। जब वह अचानक कहीं से प्रकट हो जाता था, डर के मारे चौंक जाती थी। हीरो को समझ ही नहीं आया कि वह किस बात से डर रही थी। उसने तो पहले ही वादा कर दिया था कि उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन असल में वह बस ये चाहती थी कि अगली बार अंदर आने से पहले वो दरवाजा खटखटाए। लगता है ये थोड़ी घबराई हुई है, उसने सोचा और दरवाजा खोलने से पहले जोर से बोल दिया। फिर उसने देखा कि एंजेलिन लगभग वे रत्न देख चुकी थी जो उसने लाए थे। एंजेलिन उम्मीद करती थी कि सारे रत्न उसके पास ही रहेंगे, लेकिन ड्यूक ने अचानक कहा कि वह कुछ ले सकता है। पर समस्या ये थी कि वह एक साथ सारे रत्न संभाल नहीं सकती थी, चाहे कुछ भी हो। कुछ ही सेकंड्स बाद में उसने अपनी पसंद बना ली। फिर एडविन ने बाकी सब ले लिया। उस वक्त हीरोइन ने सोचा कि उसे सबसे महंगे फूल ही पकड़ लेने चाहिए थे। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। हीरो ने अचानक पूछा कि क्या उसे फूल पसंद है। उसने हाँ कहा, तो उसने रूबर्न गार्डन फेयर का एक निमंत्रण निकाला। उसके शब्द सुनकर और निमंत्रण देखकर एंजेलिन के पूरे शरीर में एक झटका सा लग गया। गार्डन फेयर वो जगह थी जहां सभी कहानियों के किरदारों की तकदीरें टकराती थीं। वो भोली बनने लगी और ड्यूक को समझाना पड़ा, ये कोई फूलों का त्योहार था। एडविन सच में उम्मीद कर रहा था कि उसकी मंगेतर मेले में उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाएगी। नायिका राजधानी जाने से डर रही थी, जहां शाही परिवार रहता था, लेकिन ये मौका सोने पे सुहागा था उस सफिरो तलवार को पाने का। अगर वो ड्यूक के साथ एक सामान्य जिंदगी चाहती थी, तो उसे इस मेले में जाना ही था। एडविन ने देखा कि वो खोई हुई सी है। उसे कसकर पकड़ लिया और सोचा कि उसे बस अपना जवाब देना होगा। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा कि वो उसके साथ जाना चाहती है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई जो शाही परिवार से नफरत करता हो, परिवार उसकी राय को पहले रख रहा था। ऐसे पल में एंजेलिना बस खुदगर्ज बनना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह उसे छोड़ नहीं सकती थी। इसलिए उसने मन बना लिया कि वह ड्यूक क्रॉफर्ड के साथ गार्डन फेयर जाएगी। उसे यह भी उम्मीद थी कि एडविन समझ जाएगा कि यह मौका है कि वे इंपीरियल परिवार से मिल सके। सच कहूं तो ये लोग असल में हीरो की नसों पर चढ़ते थे। वो लगातार की जाने वाली कौओं के हमले पहले ही काफी थे, लेकिन उसकी मंगेतर वहां जाना चाहती थी, तो बिना सवाल किए वे निकल पड़े। लड़की शर्म से लाल हो गई और ड्यूक ने दिल से शुक्रिया कहा। हीरो ने उसे एक सोच भरी मुस्कान दी, सोचते हुए कि बस इतना ही था क्या। वो समझ नहीं पा रही थी कि आसमान से सिर्फ खाली हाथ गिरा कोई लड़का क्या दे सकता है। इसलिए उसने बेहतर समझने के लिए पूछा कि उसका मतलब क्या था। उसी शरारती मुस्कुराहट के साथ एडविन ने आंख मारी और अपनी उंगली अपने गाल पर फेरते हुए कहा। अब हीरोइन को लगने लगा कि शायद उसे शुरू में ही कोशिश नहीं करनी चाहिए थी।
लेकिन ड्यूक ने उसके लिए इतना बड़ा फैसला लिया था, इसलिए उसने पूरी ईमानदारी से उसके गाल पर किस किया। इसके बाद हीरो पूरी तरह घबराया हुआ दिखा। पूरी बात ही बहुत अजीब लग रही थी। रुक, वे लोग आखिर बात क्या कर रहे थे? उसे अचानक पक्का करना था। उसकी दुल्हन आखिर बनी किस चीज से थी? उसका स्पर्श उसे पूरा महसूस करवा रहा था, जबकि उसने एक भी निवाला नहीं खाया था। उससे भी बुरा, उसका सिर घूम रहा था और दिल तेजी से धड़क रहा था। अगली ही बात, वह उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुका, जैसे किस करने वाला हो। उसे धीरे धीरे पास आते देख एंजेलिना ने अपनी आंखें झपकाकर बंद कर ली, खुद को बताती हुई कि वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है। और जैसे ही बात गंभीर होने लगी, तभी वे सुनाई दिया कि एक नौकर चिल्ला रहा था कि शार्क कप्तान वापस आ गया है। ड्यूक ने उसे स्टडी रूम में इंतजार करने को कहा, जबकि हीरोइन धीरे धीरे अपनी झटका सहन कर रही थी। बाद में वह एक बाग की कुर्सी पर बैठ गई, हाथ में चाय और कुछ पेस्ट्री लेकर अपने घबराहट को शांत करने लगी। साम्राज्य की राजधानी ड्रामे से फटने वाली थी, तो उन्हें तैयार रहना था। और पाइटन परिवार भी जरूर वहां होगा। एवेलिन बुखार की शिकायत से जूझ रही है, लेकिन ये कोई आम बीमारी नहीं है। कुछ कहीं ज्यादा खतरनाक हो रहा है। अकायदा कहीं ज्यादा खतरनाक है। सर्दी से ज्यादा गंभीर थी ये बीमारी, जो जहरीले ओए पौधे से आई थी। एवेलिन की तबीयत अचानक खराब नहीं हुई थी। किसी ने ये सब प्लान किया था। कहानी के अंत तक ड्यूक उस आदमी को ढूंढ निकालता है जिसने उसकी बेटी का सपना चुरा लिया था। एंजेलिना इस लड़ाई में कूदने वाली नहीं थी। उसका मकसद बस बचना था, लेकिन उन्हें एवेलिन का इलाज करना था, ताकि वे अपने एस्टेट में छुपा हुआ सीफर ब्लेड पा सकें। अब उन्हें ये समझना था कि कैसे एवेलिन को ठीक करे बिना उसकी छुपी हुई ताकत को उजागर किए। उसने अपनी नजरें तेज धूप में डूबते सूरज की तरफ उठाईं। तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। एंजेलिना पहले ही इसे पूरा करने की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले जेन्नी को कहा गया कि वह अभी तुरंत सेत के कमरे में उसे ले जाए। इस बीच हुआई ने अपने मालिक का सिर थाम लिया। तय था कि वह उनके साथ रहेगा और उनकी रक्षा करेगा, लेकिन उसे पता था कि सब कुछ कंट्रोल में है। एडविन को समझ नहीं आ रहा था कि घबराने की क्या जरूरत है। ऊपर से हीरोइन उनके साथ थी, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं थी। एक तरफ हुआई सच में खुश था कि लड़की अब ड्यूक के साथ है। दूसरी तरफ उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह लड़की कहाँ से आई थी। योद्धा दूसरे देशों में भी इस मामले की तहकीकात की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उसके बाद उसने कब्रों को लूटने वालों की खबरें जुटानी शुरू कर दी। अफवाहें हैं कि अम्ब्रिया वाले मुआस रेगिस्तान में भी प्राचीन खजाने छुपे हैं। तरह तरह की थ्योरीज हैं, लेकिन सबसे मुमकिन बात तो कीमती रत्नों की लगती है। एडविन को ये बात थोड़ी साधारण लगी, लेकिन ह्यूई ने तुरंत समझाया, बिल्कुल, ये पत्थर बिल्कुल आम नहीं है। कहा जाता है कि वहाँ एक रहस्यमय रत्न है जो छूने पर जिंदा फूल जैसा महसूस होता है। इसे छूना भी मना था। कुछ लोग तो कहते हैं कि प्राचीन यूकालिस राज्य में इसे पवित्र माना जाता था। जब ड्यूक ने सैनिकों से सुना कि शाही परिवार शायद इस रत्न के पीछे है, तो उसने पता लगाने की ठानी कि ये अफवाहें कहाँ से आ रही हैं। पता चला तरह तरह के किस्से और अटकलें चल रही थीं, जो कभी बढ़ती तो कभी कम हो जाती थी। लेकिन जैसे ही सब शांत होने लगते, कोई न कोई फिर से इन्हें हवा दे देता। जैसे ही रेगिस्तान की अफवाहें फैलने लगीं, कौवे भी मुसीबतें खड़ी करने लगे। एडविन को पक्का यकीन था कि ये सब किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। ज्वेल के लिए उन्होंने पूरे क्रॉफर्ड परिवार को खत्म कर दिया और अब वे उनके छुपे हुए खजाने की तलाश में हैं। लेकिन क्यों? अगर ये थ्योरी सही है, तो ये नरसंहार सिर्फ क्रॉफर्ड्स को खत्म करने के लिए नहीं था। ड्यूक ने हुई को आदेश दिया था कि वह उस रहस्यमय रत्न के बारे में जितना हो सके उतना पता लगाए। इसी बीच पैलेस के स्टूवर्ड बिना बताए एक रिपोर्ट लेकर आ गया। सेठ ने सच बताने का फैसला किया। कुछ ही मिनट पहले उस महिला ने उससे एक मदद मांगी थी। एडविन पूरी तरह से चुप हो गया जब उसने सुना कि वह उसे तोहफा, खुशी से झूमते हुए। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्यों हुआ। लेकिन हुई ने कहा कि तोहफे के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। बटलर ने बताया कि उस महिला को उनके प्रभु को हैरान करना था। हीरो ने सेठ को हैरानी भरी नजरों से देखा, सोचते हुए कि ये किस तरह का तोहफा होगा। फिर बटलर ने उसे एक मुड़ा हुआ पर्चा थमाया, जिस पर तोहफे का डिजाइन बना था।